हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जीशिंग को देखते हैं जो कि रेडी होते हुए अपनी मॉम से बात कर रही थी कि उन्होंने फ्लैट ढूंढ लिया है रहने के लिए और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड यी चैंग के साथ डाउन पेमेंट के साथ खरीद लेंगे, जिसे सुनकर उसकी मॉम मैरिज की बात करती है। लेकिन जीशिंग कहती है कि पहले फ्लैट खरीद लेते हैं और मैरिज भी जल्दी ही हो जाएगी। फिर वो अपना सामान लेकर अपनी कैट और लाइव स्ट्रीमर रूममेट को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम यहाँ से एक फ्लाइट का सीन देखते हैं जिसमें एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर वांग है वो किसी मिस युवान से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि डोंगियन मेडिकल आपका है और हानतिंग तो बस अभी अब्रॉड से आया है, उसे कुछ भी नहीं पता होगा, वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर अपनी पोजीशन नहीं संभाल पाएगा। तभी उसके साइड में आकर कोई ब्लैक कोट में बैठ जाता है और जैसे ही वो फ़ोन रख कर देखता है तो वो हानतिंग था जो कि हमारा मेल लीड है। वो उसे यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी के परचेज के एग्रीमेंट देकर कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। असल में इस डॉक्यूमेंट में ये होता है कि किसी आदमी ने यूरोप के अंदर उसे बहुत ही कम प्राइस में एक मेंशन बेचा होता है। हानतिंग बोलता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि वो लोग उसे सपोर्ट करें, तो आगे डोंगियन मेडिकल के प्रॉफिट से वो ऐसे कई सारे मेंशन खरीद सकता है। जो सुनकर वांग यहाँ पर हान की बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम जीशिंग को देखते हैं। वो ऑफिस जाने के लिए जैसे मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो स्टेशन तो बंद है। टैक्सी के लिए भी बहुत ज़्यादा वेटिंग थी और उसे ऑफिस जाने के लिए देरी भी हो रही थी, इसीलिए वो साइकिल पर बैठकर ही ऑफिस जाने का डिसाइड करती है। यहाँ से फिर हम युआन को देखते हैं जो कि हानतिंग की कज़न होती है। वो उसे कॉल करके बोर्ड मीटिंग में टाइम पर आने के लिए कहती है, पर तभी उसका सेक्रेटरी उसे आकर बोलता है कि मिस्टर वांग नहीं आ रहे हैं। हान बोलता है कि मैं फ़ोन रखता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा काम बढ़ने वाला है, तुम्हें लगता है लोगों को बहुत सारे कॉल करने पड़ेंगे। फ़ोन रखकर हम देखते हैं कि वो कार के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था तो उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि आप इतने टाइम बाद शिंगनन वापस आ रहे हो और आपके ग्रैंडपा आपको जर्मनी से डोंगियन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड मीटिंग में भला आप क्यों नहीं आए। वो अब डॉक्यूमेंट्स देखते हुए कहता है कि मैं अगर इस बोर्ड मीटिंग में खुद से डायरेक्टर को नहीं संभाल सकता तो ग्रैंडमा मुझे सीईओ क्यों बनाते। वो बोलता है कि मैंने जांगदी को बोल दिया है कि मैं उसकी कंपनी गुआंगुआ में आ रहा हूँ, जिसके लिए सेक्रेटरी हाँ बोलता है। इधर सिग्नल पर जीशिंग के उसके कलीग का कॉल आता है कि कंपनी में इन्वेस्टर आ गए हैं और डायरेक्टर इन तुम्हारा ये आइडिया प्रिंट करके यूज़ करने वाले हैं लगता है। जो सुनकर जीशिंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसके अंदर एक ट्रैप भी डाला है, उसमें मेरा आइडिया ये प्रूफ करने के लिए और मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अब जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही होती है तभी एक साइकिल वाला फ़ोन पर बात करते हुए उसे टकरा जाता है, जिससे कि वो एक बाइक वाले से टकरा जाती है और वो बाइक वाला हानतिंग की गाड़ी से, जो देखकर सेक्रेटरी गाड़ी से बाहर निकलकर उस बाइक वाले से कंपनसेशन पे करने के लिए बोलने लग जाता है, पर वो मना कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी जीशिंग भी वहाँ पर आकर बताने लग जाती है कि ये सब किसी और की वजह से हुआ है, लेकिन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो हाफ पे करेगी। तभी हान अपनी कार के अंदर से उसे देखता है और उसके पास्ट का फेस याद करके कहता है कि अरे ये तो वही है। जीशिंग भी यहाँ पर बोलती है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर चाहती हूँ और तुम मुझे कंपनसेशन कितना पे करना है ये बता देना। हान भी यहाँ पर अपने सेक्रेटरी सॉन्ग को नंबर लेकर उन्हें जाने के लिए कहता है। जो सुनकर जीशिंग बड़े गौर से कार्ड के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख नहीं पाती कि अंदर कौन है। अगले सीन में अब गुआंगा टेक्नोलॉजी की मीटिंग होती है जहाँ पर वो लोग एक डेंटल रोबोट को टेस्ट करके देख रहे होते हैं। यहाँ पर हानतिंग भी बैठा हुआ था। एम्प्लॉय अपने टीथ का डायग्नोसिस अपने सामने करके दिखाता है और उसने जो मेडिकल रिपोर्ट कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से किया था वो भी दिखाता है जो कि सेम था। तभी जीशिंग लेट होने की वजह से वहाँ पर पीछे आकर बैठ जाती है और यहाँ पर वो एम्प्लॉय जीशिंग का ही पूरा प्लान बोल रहा होता है, लेकिन जीशिंग ने बीच में एक एल्गोरिदम पीपीटी डाला हुआ था जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, जिसे वो स्किप करने की कोशिश करता है। पर हानतिंग उसे ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो वो बहाना बनाने लग जाता है। जो सुनकर हानतिंग कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुमने नहीं बनाया है और जिसने उसे बनाया उसे बुलाने के लिए कहता है। इसीलिए अब जीशिंग सामने आती है, जहाँ पर जैसे वो हानतिंग को देखती है तो वो एकदम शॉक रह जाती है, पर फिलहाल के लिए वो अपने काम पर फोकस करती है। वो अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है अपने प्रोग्राम के बारे में, जिसे देखकर हानतिंग को पुरानी मेमोरी याद आ जाती है जब जीशिंग ऐसे ही स्पीच दे रही थी और वो एक टीम में थे किसी एआई प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब जैसे ही वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं तो हानतिंग बिना उसकी तरफ देखे और उसे रिकॉग्नाइज किए बिना ही वहाँ से उनकी बॉस जांगदी के साथ चला जाता है। जब जीशिंग अपने डेस्क पर आती है तो उसकी कलीग उसको प्रेज करती है, लेकिन जीशिंग अभी भी हानतिंग के बारे में ही सोच रही थी। वो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और सोचती है कि ये सीईओ बनने के बाद मुझे भूल गया है। तभी उसे जीजाओ का कॉल आता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के पास एक कैफ़े में हूँ। वो उसे वहाँ पर बुलाता है तो जीशिंग मान जाती है। इधर हानतिंग जांगदी के ऑफिस में बैठकर उस प्रोजेक्ट को देख रहा होता है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि ये बे रोबोट तुम्हारे जर्मनी वाले एग्जाम्पशन की तरह ही लगता है ना, जिस पर वो हाँ कहता है।
जैंगदी यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या आज तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे, पर वो कहता है कि मुझे मिस्टर ली से मिलने के लिए जाना है और उसे 8 बजे किसी शिंगवान क्लब में आने की बात करके चला जाता है। वहीं जीशिंग जीजा उसे कैफे में जाकर मिलती है और उसने उसके लिए स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान भी बनाया हुआ था और अपना आइडिया भी बताती है कि वो क्या क्या कर सकता है, जो सुनकर वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इसके लिए रिस्क नहीं ले सकती, मुझे फ्लैट खरीदना है। तो वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम जब इस प्लान में अपने आइडियाज़ डाल रही थी तभी मुझे तुम्हारा पैशन फील हुआ, और क्या तुम हमेशा ही एक लाइफ टाइम एम्प्लॉय बनकर रहना चाहती हो। अब वो इससे पहले कुछ बोल पाती तभी उसे जैंगदी का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है कि शाम को मुझे अपने लोकेशन सेंड करना, मैं तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाने के लिए लेकर चलूँगी और थोड़े अच्छे से ड्रेसअप होकर आना, जिसके लिए शिंग खुश होकर हाँ बोल देती है। अब वो घर जाकर अपनी रूममेट से अपना मेकअप करवाती है। वो यहाँ पर सोचते हैं कि बॉस उसे बाहर लेकर जा रही है तो आज की प्रेजेंटेशन की वजह से खुश होगी। तभी उसकी फ्रेंड लिली भी वहाँ पर एकदम स्वैग के साथ एंटर करती है। जयशिंग उसे डिनर के लिए रेडी करने में हेल्प करने के लिए बोलती है और अपनी बॉस के बारे में भी बताती है कि वो ऑलमोस्ट हमारी एज की है लेकिन उसकी खुद की कंपनी है। तो लिली बोलती है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया है। वो उसे अपने मेकअप क्लीन करने के लिए कहती है और यहाँ तक कि उसकी ड्रेस भी चेंज करवा देती है। रात को अब अच्छे से रेडी होकर जिशिंग रोड पर जैंगदी का वेट कर रही थी। तभी वो वहाँ पर उसे पिक करने के लिए आ जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम कंपनी के अंदर 3 साल से काम कर रहे हो ना, जिस पर वो हाँ कहती है। जहाँ पर वो उसे प्रोजेक्ट बे के लिए प्रपोज करती है और बोलती है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर अच्छे से बिहेव करना, वहाँ पर तुम रेने हॉस्पिटल के चेयरमैन को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताना और उनसे कॉपरेशन के लिए अप्रूव करवाने की कोशिश करना। अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा बोनस डबल हो जाएगा। जो सुनकर जिशिंग खुश होकर हाँ बोलती है। इसके बाद हम क्लब में कुछ लोगों को कार्ड खेलता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर हानतिंग भी होता है, जहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी कज़न के साथ मिलकर काम करना चाहिए ना, जिससे हम इन्वेस्टर को अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरे लोग भी यहाँ पर उससे सपोर्ट करते और खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जैंगदी जिशिंग को लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो हानतिंग को देखकर फिर से शॉक हो जाती है। हानतिंग भी उसे देखकर हैरान था, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जैंगदी अब यहाँ पर जिशिंग को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉय है और उसे मिस्टर जाओ की साइड में बैठा देती है। जहाँ पर इन सब लोगों के बीच में जिशिंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, लेकिन वो फिर इन लोगों के साथ कार्ड खेलना शुरू कर देती है। जाओ को तो यहाँ पर कार्ड समझ नहीं आ रहे होते, इसलिए अब उसकी जगह पर जिशिंग खेलती है, जहाँ आखिर में उसके पास एक ही कार्ड बचा हुआ था, जो देखकर हानतिंग पुराने टाइम को याद करने लग जाता है, जब वो लोग हाई स्कूल के टाइम पर एक साथ कार्ड खेल रहे थे। उस वक्त भी जिशिंग हारने वाली थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रही थी। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, इसीलिए उसे जिताने के लिए हानतिंग अपने कार्ड्स गिव अप कर देता है, जो चीज़ जैंगदी भी देख लेती है। वो यहाँ पर जिशिंग को देखकर स्माइल करती है और बोलती है कि वो लक से जीत गई है। तभी जाओ बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये बोलकर जिशिंग के शोल्डर पर हाथ रखता है, पर वो उसका हाथ हटा देती है। हानतिंग भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है। वो जाओ को बोलता है कि तुम अभी लकी जगह पर बैठे हो ना, इसीलिए जीत रहे हो, चलो मेरे साथ सीट एक्सचेंज करो। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है, जिसके पीछे जैंगदी भी आती है, जहाँ हानतिंग उससे कहता है कि तुम अपने एम्प्लॉय के भरोसे ये प्रोजेक्ट करना चाहती हो क्या, जिस पर वो बोलती है कि वो सिर्फ कंपनी को मैनेज करती है, पर प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में एम्प्लॉयज़ ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराने के लिए जिशिंग को लेकर आई है। इधर जिशिंग अपने रोबोट के बारे में सभी को बता रही होती है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी वो जाओ के फ़ोन पर एक कार्टून का कवर नोटिस करती है और बताने लग जाती है जैसे उस कार्टून में वो एक ही बार में सब कुछ स्कैन कर लेता है, वैसे ही हमारा रोबोट भी है। जो सुनकर सभी लोग उसकी बातों में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो उन्हें काफ़ी अच्छे सारी चीज़ें बताने लग जाती हैं। इधर हानतिंग जैंगदी से जिशिंग को यहाँ से भेजने के लिए कहता है कि ये प्राइवेट मीटिंग है और उसे पसंद नहीं है कि स्ट्रेंजर्स यहाँ पर हो, जिस चीज़ के लिए हाँ बोलती है और अंदर आ जाती है। इधर जाओ से बोलता है कि ये प्रोजेक्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो इस बारे में अपने डैड को ज़रूर बताएगा। तभी जैंगदी जिशिंग को बुला लेती है और उसे टैक्सी लेकर घर जाने के लिए कहती है, जो सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाती है कि वो अपनी कॉपरेशन के लिए उसे मनाने ही वाली थी, जिसकी वजह से उसे बोनस मिलता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद ये सब लोग भी यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं और जाओ जैंगदी से कहता है कि हम कॉपरेट करेंगे, लेकिन अगली बार जिशिंग को लेकर आना, जिस चीज़ के लिए जैंगदी मान जाती है। तो हानतिंग स्माइल करने लगता है। अब सभी लोग ये जाने के बाद जैंगदी उससे कहती है कि क्या मेरे साथ बाहर चलोगे, मुझे तुमसे ना कुछ बोलना है, लेकिन वो टायर्ड होने का कहकर यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हम जैंगदी की ऐसी हरकतों समझ पाते हैं कि वो ज़रूर हानतिंग को पसंद करती है। हानतिंग तो अब यहाँ से किसी लाउजी वॉन्टॉन शॉप के अंदर जाता है, जहाँ का ऑनर उसे कहता है कि अरे तुम चाइना वापस आ गए। फिर वो यहाँ पर कोरिएंडर वॉन्टन ऑर्डर करता है
तभी वहाँ पर जो उसके साथ कार्ड खेल रहा था उसमें से एक पर्सन यहाँ पर आता है जो कि उस क्लब का ओनर था, जहाँ पर वो बोलता है कि मिस्टर ली तुम्हारे कज़न के साथ क्लोज है और उन्होंने तुम्हें परस्यूट करने के लिए बुलाया था क्योंकि तुम बोर्ड मीटिंग में नहीं आए थे। पर इससे हंटिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं कि अगर उन सब लोगों को पता चल गया कि शिंगयू क्लब के रियल ओनर तुम हो और मैंने सिर्फ उसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की है तो ये सब कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना। अब हंटिंग उसे एफर्ट्स के लिए थैंक यू कहता है और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है कि कल बिना चिंता के बोर्ड मीटिंग में जाना। वो बोलता है कि हमारी हैनाई टेक्नोलॉजी के एफर्ट्स भी वर्थ होंगे और तभी उससे पूछता है कि तुम उस लड़की जिशिंग को जानते हो क्या, वरना तुम मुझसे इस तरीके से गेम में नहीं हारते। तो हान यहाँ पर वॉन्टन खाते हुए कहता है कि वो कॉलेज फ्रेंड है। दूसरी तरफ शिंग अपने रूममेट्स के साथ घर में नूडल्स खाते हुए चिल्लाते हुए बताती है कि कॉलेज में एक प्रोजेक्ट में मैंने हंटिंग के साथ काम किया था जिसके लिए हम नेशनल अवार्ड भी जीते थे और अभी देखो कैसे प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे जानता भी नहीं है। मुझे उस क्लब के अंदर से बाहर भी फेंक दिया। माना कि जर्मनी से आने के बाद वो काफ़ी इम्प्रेसिव बॉस बन गया है, पर मुझे जानना कि इतनी शर्म की बात है। जिसकी बातें सुनकर उसकी दोनों फ्रेंड्स हंस रहे होते हैं, जहाँ पर उसके रूममेट पूछते हैं कि तुम्हारे पहले कैसे रिलेशनशिप थे। तो जिशिंग याद करती है कि वो दोनों कैसे मिले थे जब वो रोबोट्स पर काम कर रहा था और वो उससे वहाँ पर मिलने के लिए आई थी। वो उसे बताती है कि हम तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के फेलो थे। साथ ही वो ये भी बताती है कि उन दोनों के मेजर अलग थे, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए साथ में काम कर रहे थे और उनका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। दूसरी तरफ हंटिंग भी शाओ को याद करके बताता है कि नेशनल अवार्ड जीतने के बाद उन लोगों ने साथ में डिनर करने का प्लान किया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो घर पर जाकर प्लान कर रहा था कि वो कैसे उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछेगा। लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आकर कहते हैं कि तुम जर्मनी में स्टडी करने के लिए जा रहे हो, अभी पैकिंग कर लो, हम थोड़ी फ्लाइट के लिए निकल रहे हैं। जो सुनकर वो सैड होकर जिशिंग को टेक्स्ट करता है कि वो जर्मनी जा रहा है, वो वेकेशन से वापस आएगा तो उनसे बाद में मिलेगा और वो लोग टच में रहेंगे। शाओ से पूछता है कि तो उसने रिप्लाई क्या दिया, पर हंटिंग बताता है कि उसने कभी रिप्लाई किया ही नहीं। इधर जिशिंग भी अपने दोस्तों को बता रही होती है कि वो हमारे साथ उस टाइम डिनर करने के लिए नहीं आया और ना ही उसने कोई मैसेज किया, उसके लिए हम लोग इतनी देर तक वेट करते रहे। अभी मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहा है और मुझे मीटिंग से भी बाहर फेंक दिया। जो सुनकर शाओमिंग उससे कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई फीलिंग थी, पर वो बोलती है कि अपने दिमाग से ये सब निकाल दो। इधर शाओ हंटिंग से कहता है तुम अभी उसे ना पहचानने का इसीलिए नाटक कर रहे हो ना, क्योंकि तुम उसे इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। और जब तुमने देखा कि कैसे जिशिंग जाओ के साथ अनकंफर्टेबल हो रही है तो तुमने उसे वहाँ से भेज दिया। अब घर आकर जब वो शार ले रहा था तो उसे शौक की बातें याद आती हैं कि तुम उसे पसंद करते हो ना, पर उसे फालतू के ड्रामा देखकर ये सब बातें इमेजिन करने से मना करता है और बोलता है कि मेरी तो एक ही हॉबी है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि उसको तो कितना टाइम हो गया है, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती थी और उसने मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं किया। तो शाओ से बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे तुम्हारा टेक्स्ट मिला ही ना हो। और जब वो शावर लेकर आता है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर उसके सेक्रेटरी ने लिया था वो उसे जिशिंग को मैसेज करता है कार्ड डैमेज के लिए कहकर, जो देखकर वो थोड़ी सैड होकर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। अब हंटिंग तो यहाँ पर उसे बताने वाला होता है कि वो कौन है, लेकिन वो नहीं बताता और जिशिंग उसका कॉन्टैक्ट एडिटर के नाम से सेव करके कार रिपेयर के पैसे देने के बारे में सोच रही होती है। वो पोलाइटली मैसेज करके सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारे बॉस लेट तो नहीं हुए। ये देखकर हंटिंग स्माइल करके कहता है कि सब ठीक था। वो पूछती है कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मेरे बॉस अच्छे इंसान है, ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे। जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है कि तुम्हारे बॉस ऐसे ही रिच बने रहे। उसके ऐसे मैसेज देखकर हंटिंग भी स्माइल कर रहा था। अगले दिन जब शिंग ऑफिस के अंदर काम कर रही होती है तो उसकी कलीग मैंग उसे कहती है कि हमारे इन्वेस्टर हंटिंग इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते हैं, कितना अच्छा होगा ना अगर हम उनसे मिले तो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। पर जिशिंग मना करती है। तभी वहाँ पर आकर कोई बोलता है कि अब हम रेने हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए इस वीकेंड पर पार्टी है और हम सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर जू के साथ काम करेंगे, जो कि उसके साइड में ही होता है। ये सुनकर जिशिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम बोर्ड मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर युआन हनाई टेक्नोलॉजी के बारे में बुराई करती है कि उस कंपनी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर हंटिंग आ जाता है, जिसे देखकर उसमें से एक इन्वेस्टर बोलता है कि तुम इतने सालों बाद चाइना वापस आए हो, तुम्हें चाइनीज मार्केट का इतना पता नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अपनी कजिन की एडवाइस लेनी चाहिए और खुद से डिसीजन लेने के लिए मना करता है। जो बात सुनकर युआन तो काफ़ी खुश हो रही थी, पर तभी उनमें से एक इन्वेस्टर मिस्टर वांग बोलता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है। अगर हंटिंग ऐसा करता है तो मुझे उसके साथ जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज़ के लिए हंटिंग हाँ बोलकर उन्हें कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है।
ये बोलकर उन्हें स्क्रीन पर दिखाता है कि जब मैं जर्मनी में था तो मैंने ग्वांगझो में इन्वेस्ट किया था, जिसकी मदद से उन लोगों ने बे रोबोट बनाया है जिसके साथ शिंगांग हॉस्पिटल कॉपरेट कर रहा है और इंस्टीट्यूट भी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं अब डोंगयांग मेडिकल का भी CEO हूँ, तो मैं उसे इसके साथ मर्ज करा दूंगा जिससे हमारा स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा। ये सुनकर सभी लोग शांत रह जाते हैं क्योंकि उसका प्लान बहुत ही बढ़िया था। यहाँ से हम वापस से जिशिंग के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ ने उसके लिए फ्लावर्स भेजे हुए थे। उसके अंदर एक नोट भी था जिसे एक एम्प्लॉय पढ़ने लग जाता है कि कल रात तुमने मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ा और उसे वापस से मिलने के लिए बोलता है। जो देखकर डायरेक्टर जो कहता है कि अच्छा ये डील जांग दी ने नहीं बल्कि तुमने करवाई है, सच में तुम्हारे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। पर वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जांग दी उसे एक जगह पर डिनर के लिए गई थी जहाँ पर उसे उनके बे प्रोजेक्ट के बारे में समझाना था, वहीं से उन्हें डील मिली। सेना वापस से मीटिंग का आता है जहाँ पर हांतिंग बताता है कि वो AI और GPT की थर्ड प्रिंटिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है कि इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो हांतिंग बोलता है कि वो किसी स्टैंडर्ड डिवाइस का प्रोडक्शन बंद करना चाहता है, जो सुनकर युआन बोलती है कि मुझे पता है कि ग्रैंडपा को तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, पर तुम उस प्रेशर में आकर हम जिस चीज़ में अच्छे हैं उसे बंद नहीं कर सकते। तभी वांग बोलता है कि हांतिंग सही बोल रहा है, हमें अपग्रेड करना चाहिए, जो सुनकर दूसरा इन्वेस्टर बोलता है कि 3D प्रिंटिंग जैसी चीज़ें हानाई टेक्नोलॉजी कर सकती है, लेकिन उसे कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हांतिंग बोलता है कि मैं 2 साल में डोंगयान के स्टॉक प्राइस डबल करा दूंगा और अगर नहीं कर पाया तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि हानाई टेक्नोलॉजी भी उसी की कंपनी थी, जो बात किसी को भी पता नहीं थी। जिस सब के लिए अब हान मान जाती है। फिर हम जिशिंग को देखते हैं जो कि अपने डायरेक्टर चैन के पास जाती है बताने के लिए कि उसे जांग दी क्यों लेकर गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डायरेक्टर चैन को बुरा लगे। तो बोल देता है कि हाँ मुझे पता है कि जांग दी जानती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी होता हूँ, तो वो तुम्हें लेकर गई। वो फिर उसे ईयर एंड अप्रेजल के लिए बात करने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए भी बात करूँगा, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं रोबोट बे के सेकंड फेज़ के लिए आपको प्रपोजल शो करूँगी। वो उसे प्रेज़ करता है इतने अच्छे से काम करने के लिए और उसे एश्योरेंस देता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो बोनस भी तुम्हें ही मिलेगा, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। जिसके बाद हम हांतिंग को देखते हैं जो कि स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाते हुए याद करता है कि पास में जब ऐसे ही किसी स्ट्रे कैट को देखकर शिंग उसे पालने के लिए अपने साथ ले लिया था। दोनों ने मिलकर उस कैट का नाम दाओवांग रखा था। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और बोलता है कि तुम अभी इतने काम होकर कैट को खाना खिला रहे हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। हांतिंग उसे बोलता है कि वो फिलहाल हानाई की बात अभी सीक्रेट ही रखना चाहता है और बोलता है कि हम आराम से डोंगयान को ऊपर लेकर आ जाएंगे और मेडिसिन डिवाइसेस बनाएंगे हानाई की हेल्प से। तभी शाओ कहता है कि तुम जर्मनी में भी कैट को खाना खिलाते थे और यहाँ पर भी। तो बताता है कि कॉलेज में वो किसी स्ट्रे कैट को फूड खिलाता था, जो सुनकर शाओ बोलता है कि तुम जरूर जिशिंग के साथ उस कैट को खाना खिलाते होगे ना। पर वो उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे बोरिंग बोलकर चला जाता है। वहीं शिंग अपने डेस्क पर यूचेंग के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है कि वो कब वापस आ रहा है और दोनों फ्लैट खरीदने की बात कर रहे थे। तभी यूचेंग को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि उसे कॉल करने के लिए बोलती है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम शिंग को उसके फ्रेंड्स के साथ घर पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक ब्लैक ड्रेस को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। लिली बताती है कि ये मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी ड्रेस है और तुम इसे ही पहनकर पार्टी में जाना। फिर वो उसे खींचकर तैयार करने के लिए लेकर चले जाते हैं। अब जब वो पार्टी में आती है तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। वो अब यहाँ पर अपने कलीग से जाकर मिलती है। तभी वहाँ पर हांतिंग जांग दी के साथ आता है। जांग दी स्टेज पर आकर सभी को थैंक यू बोलकर हांतिंग को स्पीच देने के लिए बोलती है। तो बोलता है कि 6 साल पहले जब उसके बे प्रोजेक्ट पर कोई भी बिलीव नहीं करता था, पर जांग दी और उसके सारे एम्प्लॉय ने उसे पूरा करके दिखाया है, इसीलिए वो उन्हें थैंक यू बोलता है। जांग दी अब यहाँ पर बताती है कि कैसे 10 साल पहले हांतिंग और मैं साथ में कॉलेज में थे, उसी की वजह से मैं आज इस कंपनी को स्टार्ट कर पाई हूँ। जो देखकर जिशिंग सोचती है कि ये दोनों तो एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर ली जो कि हांतिंग की साइड में खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल लगते हो, जिसकी इस बात पर हांतिंग उसे घूर कर देखता है तो कहता है कि अरे मैं काम के मामले में बोल रहा था। इधर जिशिंग जब स्नैक्स ले रही थी तभी वहाँ पर जाओ आकर उसे वाइन पीने के लिए बोलने लग जाता है और पूछता है कि मैंने जो फ्लैट्स तुम्हें भेजे थे वो तुम्हें मिले क्या, इस पर वो हाँ बोलती है। अब वो उसे बे प्रोजेक्ट के लिए आगे कम्युनिकेट करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर हांतिंग आकर कहता है अगर वो ये काम करेगी तो भला कंपनी इतने टाइम तक कैसे टिक पाएगी। जांग दी भी अब यहाँ पर कहती है कि उसने सही कहा, आगे की कम्युनिकेशन के लिए आप डायरेक्टर जू से बात करना, और जिशिंग वहाँ से चली जाती है, जिसे हांतिंग देखे ही जा रहा था। तभी उसे शाओ का कॉल आता है ये बताने के लिए कि उसने डॉक्टर जियांग को डॉक्टर क्लाउड की इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दी है और उसे पसंद भी आया है। तो 2 घंटे में वो स्विट्जरलैंड जा रहा है, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ।
मैं तुम्हें वहीं पर बुला लूंगा उससे बात करने के लिए। तभी वो शिंग को एक मॉडल रोबोट के पास देखता है और उससे बात करने लग जाता है। लेकिन जैसे वो उसे कुछ बोलने वाला था तभी वहाँ पर जैंग दी आ जाती है, जहाँ वो शिंग से बोलती है कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही है और हान को लेकर अंदर चली जाती है। इधर दोनों डायरेक्टर चैन और जू बात कर रहे थे कि वो प्रमोशन किसको देने वाला है। तो चैन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो उसे लिंदन को देने वाला है क्योंकि वो उसका ब्रदर इन लॉ है। अब वो वॉशरूम से बाहर आकर बात कर रहे होते हैं कि शिंग एक छोटी सी लड़की है, उसे मैंने कहा कि मैं उसे प्रमोशन दूंगा तो उसने सच में मान लिया और फिर से काम के अंदर लग गई। लेकिन मैं भला उसे मुझे कैसे रिप्लेस करने दे सकता हूँ। जो सब कुछ जीशिंग सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि कैसे ये लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जब वो बाहर होती है तभी जो उससे रोककर बात करने के लिए कहता है, लेकिन शिंग कहती है कि उसे पार्टी में जाना है। पर वो उसे रोककर बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुमने इतने अच्छे से जाओ को हैंडल कर लिया तो तुम सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाओ, मैं तुम्हें और भी अच्छे क्लाइंट्स दिलाऊंगा। पर जब वो मना करके जा रही होती है तो वो उसकी बैक पर स्पैंक करता है। ये देखकर जीशिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर उसे बोलती है कि तुम मुझे इस तरीके से हैरास नहीं करते और पुलिस को कॉल करने की बात करती है। पर वो कहने लग जाता है कि तुम इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है, तुम भला मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। ये बोलकर वो जा रहा होता है पर शिंग उसे पकड़ने की कोशिश करती है जिससे कि वो उसे धक्का दे देता है। अब जब वो पुलिस को कॉल कर रही थी तभी हानतिंग वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है। इसी बीच चैन आकर जैंग को बताता है कि जीशिंग ने क्या किया है, तो वो उसे किस तरीके से जीशिंग को मनाने के लिए बोलती है ताकि वो ये सब मैटर प्राइवेटली हैंडल कर सके क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। इधर जीशिंग जब पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रही थी तो हानतिंग दूर से सारी चीज़ें सुन लेता है। तभी बीच में चैन आकर कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और शिंग को शांत होने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और पुलिस से कहती है कि वो मॉनिटर रूम में जाकर चेक करना चाहती है। इसीलिए हान अपने असिस्टेंट को वहीं पर छोड़कर क्या हुआ उसे उस पर ध्यान देने के लिए कहता है और खुद वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। फिर जब ये लोग सीसीटीवी का फुटेज देखते हैं तो बीच में एक डेकोरेशन ट्री आने की वजह से कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए ऑफिसर बोलता है कि अगर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर जू तो खुश हो रहा होता है और अपने आप को डिफेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये ना झूठा उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो जीशिंग को सू करने के लिए कहते हैं उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए। जो बात सुनकर असिस्टेंट सॉन्ग हानतिंग को इन्फॉर्म करता है तो वो उसे कुछ बताता है कि अब उसे क्या करना है। अंदर चैन और जू दोनों ही एक्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर जू उसे कहता है कि ऑफिस में सबके सामने उसे माफ़ी मांगने के लिए, पर शिंग चिल्लाकर मना कर देती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और ऑफिसर को बताता है कि इस होटल के अंदर सर्विस रोबोट है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। उस जगह पर भी एक रोबोट मौजूद था जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। उसने टेक्निकल टीम को बोल दिया है कैमरा के फुटेज निकलवाने के लिए जिसके अंदर थोड़ी देर लगेगी और जू से बोलते हैं कि अगर तुमने उसे सच में हरास किया है तो अभी बता दो, वरना वीडियो आने के बाद तो तुम्हारे पर और भी ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। जो सुनकर वो काफ़ी डर जाता है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर लॉटरी विनिंग का गेम चल रहा था। तभी चैन जैंग को मैसेज करके बताता है कि असिस्टेंट सॉन्ग ने जीशिंग की मदद की जिसकी वजह से जू ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है और ऑफिसर उसे लेकर जा रहे हैं। इसीलिए वो भी बाहर आकर ये सब करने के लिए ऑफिसर को थैंक बोलती है और जीशिंग को कंसोल करने का नाटक करती है कि मैं तुम्हें ज़रूर से सेटिस्फाई करूंगी, जिससे जीशिंग अच्छा समझकर थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हानतिंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर जियांग को अपने एक डॉक्टर क्लाउड के प्रोजेक्ट के बारे में बताकर रिपोर्ट दिखाता है। वो उसे बे रोबोट की भी रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि वो कैसे इन सब की मदद से एडवांसमेंट करेंगे और सभी बड़े और छोटे हॉस्पिटल के साथ मिलकर इसे टेस्ट में लेकर आएंगे। वो उससे हेल्प मांगता है इसके लिए, जिससे वो खुश होकर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इधर जीशिंग घर आकर यीचन को वीडियो कॉल पर जो कुछ भी और सब कुछ बताती है तो वो उसे सॉरी बोलता है कि ऐसे टाइम में वो उसके साथ नहीं है। वो उसे बोलता है कि अब इस सब की वजह से तुम्हें ऑफिस के अंदर काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलती है कि इस सब के अंदर जू की गलती थी, मेरी नहीं। तो यीचन बोलता है कि यहाँ का काम होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और दोनों गुड नाइट बोलकर फोन रख देते हैं। तब यीचन को याद आता है कि ये तो वही सेक्रेटरी था जिससे उस दिन वो स्क्रैच के लिए बात कर रही थी। इसीलिए वो उसे मैसेज करके थैंक यू बोलती है, जिस चीज़ का रिप्लाई उसे हानतिंग वॉइस नोट के साथ करता है कि सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो शौक होकर पूछते हैं कि तुम असिस्टेंट सॉन्ग हो ना, तो मना करते हैं और बताता है कि वो हानतिंग है। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाती है और अपने पहले मैसेज को देखकर रिग्रेट करती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले, इसलिए वो उसे बाय करके गुड नाइट बोल के सो जाती है। अगले दिन अब जीशिंग जैसे ही कंपनी में जाती है तो वो नॉर्मल होकर सभी को विश करने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता और सभी लोग यहाँ पर उसकी और हानतिंग की बातें कर रहे थे। जहाँ उसे सब कुछ बताने के लिए उसकी कलीग उसे वॉशरूम में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो सारी चीज़ें बताती हैं कि जब से जू को फायर किया गया है तो उसकी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट काफ़ी गुस्से में है।
क्योंकि अब उन लोगों को बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, और क्योंकि पहले तुम्हें जाओ ने फ्लावर्स भेजे थे और कल हानतिंग के असिस्टेंट ने तुम्हारी मदद की, जहाँ पार्टी में किसी ने उसकी और हानतिंग के साथ में बात करते हुए फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर डाल दी थी, इसीलिए उसके बारे में लोग यहाँ पर बुरी बुरी बातें किए जा रहे थे। जो सुनकर शिंग बोलती है कि हरेस मैं हुई थी, भला लोग मेरे बारे में बुरी बातें क्यों कर रहे हैं, और थोड़ी सैड हो जाती है कि सभी लोग उसकी वजह से उससे बात नहीं करना चाहते हैं। उससे कलीग भी फिलहाल कुछ दिनों के लिए उसे कम बात करने को बोलकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लिनजान अपने कलीग को बता रहा होता है कि सच में शिंग ने हानतिंग के साथ कुछ किया है, जिसकी वजह से जू को फायर किया गया, और हमने वो फोटो भी देखी थी, जिस पर वो कलीग कहती है कि मुझे तो लगा था कि हान और जांगदी दोनों कपल है। जो सारी बातें जांगदी सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है। वो अब इंटरनेट पर सारी चीजें देखती है, जहाँ हम उसके कंप्यूटर पर शिंग और हानतिंग की यूनिवर्सिटी की अवार्ड विनिंग की फोटो भी देखते हैं। यानी कि अब उसे पता चल चुका था कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जेलस होती है। और अब क्योंकि वो उसे अपने और हानतिंग के रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए वो चैन को वहां पर बुलाकर उसे कहती है कि शिंग की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हुई है, तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। और ये सब करने के लिए शिंग को कैसे सबक सिखाना है उसे सारी चीज़ें बताती है। जिसके बाद चैन शिंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है कि तुम्हें बे फेज 2 का प्रोडक्शन जल्दी करना है, और उसे बोलता है कि दूसरे लोग काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो बे के फील्ड वर्क के लिए तुम्हें शेंगोंग हॉस्पिटल जाओगी। जो सब कुछ जांगदी का ही आइडिया होता है। जो सुनकर शिंग बोलती है कि ये सब तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है ना, पर वो बोलता है कि वो डिपार्टमेंट बिजी है, इसलिए तुम्हें ही वहाँ पर जाकर ही काम करना होगा। जहाँ उसके काफ़ी मना करने के बाद भी चैन नहीं मानता, इसीलिए अब शिंग को उसकी बात माननी पड़ जाती है। अब जैसे ऑफिस से छुट्टी होने का टाइम आता है, तभी चैन आकर यहाँ पर सभी लोगों पर चिल्लाने लग जाता है कि कैसे उन लोगों ने डेटा के अंदर गड़बड़ी कर रखी है। वो उसे सभी लोगों को ठीक करने के लिए बोलता है, और जिशिंग को बोलता है कि ये सारा काम तुम्हें ही करवा कर मुझे भेजना है। जो सुनकर वो बोलती है कि वो तो प्रपोजल रेडी कर रही है। तो वो कहता है कि दोनों ही काम इंपॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें अकेले करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोगों के साथ में इसे करवाओ। ये बोलकर वो खुद यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लीसन भी वहाँ से उठकर चला जाता है कि ये काम मैं तो नहीं करने वाला, जिसे देखकर बाकी एम्प्लॉयज़ भी यहाँ से जाने वाले थे। पर शिंग उन्हें बोलती है कि अगर उन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया तो किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। जो सुनकर सभी लोग अपना काम करने लग जाते हैं, जहाँ सभी लोग अपना अपना प्रोजेक्ट खत्म करके निकल जाते हैं, और शिंग अकेला ऑफिस में बचती है। वो काफ़ी देर रात तक अब अपना काम करने के बाद जब जा रही होती है, तभी वो देखते हैं कि बाहर तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इसी बीच हम हानतिंग को भी देखते हैं। वो भी अभी तक अपने ऑफिस के अंदर होता है, और वो भी विंडो से बाहर देख रहा था। दोनों ही अब एक साथ ऑफिस से निकलते हैं और लिफ्ट के अंदर मिल जाते हैं, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम ओवर टाइम काम कर रही थी, जिस पर वो उसे हाँ बोलती है। वो अब यहाँ पर उसे थैंक यू कहती है पार्टी वाले दिन उसकी मदद कराने के लिए, क्योंकि उसने रोबोट को जाकर चेक किया था, उसके अंदर कोई भी कैमरा नहीं था। ये सब उसकी चाल थी, जिसकी वजह से जू ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था। पर हानतिंग बोलता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर उतरती है, तो हानतिंग भी वहाँ पर उतर जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे छोड़ दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पर वो बताती है कि उसने अपने लिए टैक्सी बुलाई हुई है। उसके जाने के बाद अब वो भी अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जिशिंग अब जब अपनी टैक्सी के अंदर होती है, तो उसका ड्राइवर रेडियो सुन रहा था, जहाँ पर उसकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस की बातें ही रेडियो पर चल रही थी। ये सुनकर ड्राइवर बोलने लग जाता है कि आजकल की लड़कियां इतनी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है, उसकी वजह से ये सब होता है। जो सुनकर शिंग गुस्सा होकर कहती है कि ये सब लड़कियों की भला कैसी गलती है, आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और भला विक्टिम की ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। वो ड्राइवर उसे इतने छोटे से डिस्कशन के लिए इतना सीरियस होने के लिए मना करता है, पर वो उसे बीच में ही टैक्सी रोकने के लिए बोलती है और बस स्टॉप पर उतरकर बस का वेट करने लग जाती है। वो दूसरी टैक्सी लेने का भी ट्राई करती है, लेकिन उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पर हानतिंग अपनी कार लेकर आता है और उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, जहाँ वो उसे कार में बोलता है कि 10 साल हो गए हैं लेकिन तुम अब भी चेंज नहीं हुई। जो सुनकर वो शौक होकर पूछती है कि तुम्हें मैं याद हूँ। वो उसे कहता है कार की डैमेज के लिए मेरे से पे डिडक्ट कर लेना, पर वो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और पूछता है कि तुमने अपना नंबर कब चेंज किया, तो बताती है कि कॉलेज में ही। जो सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता, और शिंग भी यहाँ पर उसे कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती। जिसके अगले दिन जिशिंग शिंगांग हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रही होती है कि वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से है, पर वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले मेंटेनेंस गाय भेजा था और आज फिर से तुम्हें भेज दिया। वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि वो बे 2 फेज के लिए कॉपरेट नहीं करने वाले हैं, जो जिशिंग बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इसी बीच हम हानतिंग को देखते हैं, जिसे शिंगांग हॉस्पिटल से कॉल आता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो वहाँ पर आने के लिए फटाफट से निकल जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में किसी प्रॉब्लम की वजह से ना तो बिलिंग हो पा रही थी और ना ही चेकअप।
जो चीज़ जब जिशिंग सुनती है तो डायरेक्टर ली को कॉल करके पूछती है कि वो डॉक्टर क्लाउड में जो प्रॉब्लम हो गई है क्या मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर शिंग से पूछ रहा होता है कि तुम रोबोट बे की मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हो, तुम्हारे लिए हमारे सॉफ्टवेयर डॉक्टर क्लाउड को हैंडल करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। पर वो उसे एक बार ट्राई करने देने के लिए कहती है। अब वो अपने लैपटॉप के अंदर कुछ कोड वगैरह लिखती है, फिर वो उन्हें उनके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देती है जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उनके सिस्टम में जो फेलियर हुआ था वो रीस्टोर हो जाता है। जो देखकर वो डायरेक्टर उसे प्रेज करता है और जिशिंग उसे बोलती है कि बे की फेज 2 के लिए आप एक और बार कंसीडर कर सकते हैं क्या। जिस पर वो उसे बताता है कि वो रोबोट अच्छे से डायग्नोसिस तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी पेशेंट्स फिर से डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए कहते हैं, जो कि हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाता है। जो सुनकर शिंग कहती है कि अगर हम इस रोबोट को टाउन्स और ऐसे विलेजेस में लोगों की हेल्प करें इसे टेस्ट करने के लिए जहाँ पर हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ ना हो तो ये वर्क कर सकता है ना। जिस पर वो हाँ बोलता है। तभी वहाँ पर हान तिंग भी आ जाता है। डायरेक्टर लिहू से बताते हैं कि शिंग ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो हान बोलता है कि जल्दी ही डॉक्टर जांग की टीम आकर सिस्टम को अपग्रेड करके सारे बग्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। फिर जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो शिंग उसे कहती है कि आज जो सॉफ्टवेयर के अंदर बग आया था वो कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। जब मैंने पेशेंट्स के वहाँ पर सिस्टम फेलियर देखा तो एक आदमी उनके सॉफ्टवेयर को ब्लेम कर रहा था। साथ ही वो डोंगयांग कंपनी को भी ब्लेम करते हुए उन्हें कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए बोलता है। इसलिए जिशिंग उसे इस मैटर के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन करने की सलाह देती है। जो सुनकर हान उसे आज के लिए थैंक यू कहता है। तभी हान को शॉ का फ़ोन आता है। वो भी उसे यही सारी चीज़ें बताता है और बताता है कि किसी ने हमारे सिस्टम फेलियर की फ़ोटो अपलोड करी है। जो सुनकर वो उसे मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है और हान यहाँ पर फिर से जिशिंग को थैंक यू बोलता है। फिर वो उसे उसी के साथ चलने के लिए बोलता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन जिशिंग मना कर देती है। तो हान कहता है कि तुम गॉसिप को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रही हो ना, जिस पर वो हाँ बोलकर थोड़ी सी सैड होती है। ये देखकर हान कहता है कि तुम्हें लोगों की ओपिनियन की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो बिना किसी के भी बारे में सोचे हुए। ये बोलकर चला जाता है। तभी जिशिंग के पास एक ग्रैंडमा आती है जो कि उसका फ़ोन मांगती है अपने बेटे को कॉल करने के लिए कि उसका डेंटल चेकअप हो गया है क्योंकि उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो जिशिंग उन्हें अपना फ़ोन दे देती है। वो अपने बेटे को कॉल करने के बाद जिशिंग से पूछती है कि क्या आज की प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करी है, जिस पर वो हाँ बोलती है। जिस चीज़ के लिए वो ग्रैंडमा उसे थैंक यू कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा इतनी दूर आना वेस्ट नहीं हो पाया, और उसे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हमारे शिंटियान फिशिंग विलेज के अंदर ज़रूर आना। जो सुनकर जिशिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जैन जैंग दी से कह रहा होता है कि जिशिंग ने हान की डीबगिंग करने में मदद की। ये सुनकर जैंग कहती है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकती है, अगर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती तो भला हम क्या करते। वो उसे कहती है कि शिंग बहुत ही जल्दी प्रमोट हो रही है और तुम्हारी पोजीशन के लिए खतरा बनती जा रही है। तो चैन कहता है कि मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये कहकर चला जाता है। वो अब जिशिंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है कि डॉक्टर क्लाउड अब बे के साथ काम करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने तुम्हें साइन अप कर दिया है। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है ना। वो उसे कहता है कि इससे तुम्हें अच्छा चांस मिलेगा अपने सुपीरियर को अपना हार्डवर्क दिखाने का, और अब मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात फिर से करूंगा। तभी वो बोलती है कि प्रमोशन की बात तो तुमने पहले भी की थी ना। तो वो उसे बोलता है कि हाँ वो मैं करने वाला था, लेकिन तुमने जो इतना बड़ा सीन क्रिएट किया उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, और मोस्टली अभी तुम्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि तुम्हारे जो प्रोजेक्ट का बोनस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ये सुनकर शिंग कहती है कि मैं विक्टिम हूँ तो भला मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है, और तुम सच कह रहे हो क्या उस पार्टी की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर मुझे कभी प्रमोशन मिलना ही नहीं वाला था। ये बोलकर वो उसे कह देती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, पर वो उसे झूठ बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत सुना होगा। जो सुनकर जिशिंग गुस्सा होकर वहाँ से जैंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे मार्केट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम क्यों करना पड़ रहा है। जिस पर वो बिना कुछ रिएक्शन दिए कहती है कि ये तो तुम्हारा डायरेक्टर चेन ने दिया था ना तुम्हें, तुम भला मेरे पास क्यों आ रही हो। वो कहती है कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से बे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे दूसरा काम भी करना पड़ रहा है, मेरी भी एक लाइफ है और मेरा बोनस भी कैंसिल कर रहे हैं। पर जैंग यहाँ पर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है और बोलती है कि क्योंकि चेन ने जू की साइड ली थी इसी वजह से तुम बहाना लगाकर उसकी कंप्लेन कर रही हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड हो। पर जिशिंग उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जैंग उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम टैलेंटेड हो लेकिन तुम फ्यूचर का भी सोचो, और हमारी जैसी कंपनी तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो कि तुम्हें अपने ड्रीम के लिए सपोर्ट कर रही है। ये सुनकर शिंग सैड होकर चली जाती है और अपने डेस्क पर जाकर सारी बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तभी चैन आकर उसे प्रोजेक्ट की फाइल भेजने के लिए बोलता है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो वो उसे यहाँ पर गुस्सा होने से मना करता है
और बोलता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो हम दोनों का ही प्रमोशन होगा। इन छोटी सी चीज़ों की वजह से तुम भला जांगदी से क्यों झगड़ा कर रही हो, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर शिंगू से फेज 2 का प्रपोजल मेल कर देती है और जॉब छोड़ने का बोलकर अपना कार्ड फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जिसे इस तरीके से जाते हुए हान देख लेता है, लेकिन वो उस पर भी ध्यान नहीं देती और सीधा चली जाती है, जिसे ऐसे देखकर हान समझ जाता है कि उसने रिजाइन कर दिया है। और क्योंकि उसे जिशिंग को डॉक्टर जियांग की टीम के अंदर ज्वाइन कराना था, इसीलिए वो उसका रिज्यूमे डायरेक्टली एचआर को भेजने के लिए बोल देता है। इधर जिशिंग रास्ते में चलते हुए यीचन को फोन कर रही होती है कि उसने जॉब छोड़ दी है। वो कहती है कि उन्हें फ्लैट खरीदना अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो यीचन उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुमने जॉब छोड़ भी दी ना तो मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा मैटर करती है, और उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहता है। तभी यीचन का कलीग आकर उससे बोलता है कि ये काम तुम सेमिनार की बात कर सकते हो, पर वो कहता है कि सेमिनार होने के बाद मैं शिंगांग जा रहा हूँ। और अपने कलीग के जाने के बाद वो अपने बैग से एक डायमंड रिंग निकाल कर देखने लग जाता है, जो कि उसने जिशिंग को प्रपोज करने के लिए खरीदी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। अब अगले दिन जिशिंग सोफे पर ऐसे पड़ी हुई थी, जिसे ऐसे देखकर उसकी रूममेट पूछती है कि अभी तक तुम काम के लिए नहीं गई हो। तो वो उसे बता देती है कि उसने जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर वो शौक होकर पूछती है कि यीचन को पता है इस बारे में। तो बोलती है कि हाँ उसे पता है, और उसने मुझे फिलहाल आराम करने के लिए बोला है, तो मैं वही कर रही हूँ। उसी वक्त उसे जीजू का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो उसे बताता है कि उसने उसके प्रपोजल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और क्या तुम उसे आकर देख सकती हो। तो वो फटाफट से उठकर उससे मिलने के लिए चली जाती है। अभी दोनों वापस से कैफे के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जब उसे पता चलता है कि जिशिंग ने रिजाइन कर दिया है और उसे फिर से उसके 3D प्रिंटिंग बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए कहता है। जिशिंग भी बोलती है कि मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी कुछ भी करना नहीं चाहती। तो वो उसे यहाँ पर कॉलेज टाइम की बात याद कराता है। उसी वक्त जिशिंग को उसी ग्रैंडमा का फ़ोन आ जाता है, जो कि उसे हॉस्पिटल में मिली थी। वो उसे बोलती है कि मेडिसिन लेने के बाद भी मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे विलेज से हॉस्पिटल बहुत ही दूर है। अभी मैं थोड़े टाइम ये दवाई खा लूँ या फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँ वापस से चेकअप कराने के लिए। तो शिंगू से बोलने लग जाती है कि वो इस सब में उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं है, और उसे हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने कल वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, जिससे कि मुझे लगा कि तुम डॉक्टर होंगी। अब वो उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और कॉल रख देती है, और जीजू का प्रपोजल देखने में लग जाते हैं। जिसके बाद हम जिशिंग को उसकी रूममेट्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर लिली उसे बोलती है कि उसका एक क्लाइंट अपनी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ रहा है, तो क्या मैं तुम्हें वहाँ पर रिकमेंड करूँ। पर वो उसे मना कर देती है और बोलती है कि मेरा एक जूनियर है जो कि मुझे अपने साथ स्टार्टअप में काम करने के लिए कह रहा है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। ये सुनकर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम पागल हो क्या, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे पता भी है तुम्हें। पर जिशिंग फिलहाल उन्हें ये सब सोचने के लिए मना करती है। उसी वक्त उसे ऑफिस की तरफ से बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए मैसेज आता है, जहाँ उसे शिंटियान विलेज में जाना था, क्योंकि अभी तक उसका रिजाइन प्रोसेस नहीं हुआ था और ये काम कोई भी नहीं करने वाला था, इसीलिए उसे दिया गया था। तभी उसकी फ्रेंड्स बोलने लग जाती है कि इस विलेज की सीनरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो लोग वहाँ पर साथ में चलते हैं। लेकिन जिशिंग कुछ सोच रही थी। अगले दिन हान का असिस्टेंट उसे कुछ रिपोर्ट देता है, जिसमें ये डिटेल्स थी कि बे रोबोट कहाँ पर टेस्टिंग के लिए जा रहा है। तभी वो देखता है कि जिशिंग फिशिंग विलेज के अंदर जा रही है उस रोबोट की कैंपिंग के लिए, इसीलिए वो भी वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है, जो देखकर उसका असिस्टेंट स्माइल करने लग जाता है और उसके लिए सारे अरेंजमेंट करता है। अगले दिन अब जैसे ही जिशिंग बस से उतरकर उस फिशिंग विलेज के अंदर पहुंचती है, तभी उसे वहां पर हानतिंग मिल जाता है, जो कि उसका लगेज लेकर कहता है कि मैं तुम्हें लोकेशन पर लेकर चलता हूँ। वो अब उसके साथ चलते चलते यहाँ पर बातें कर रहा होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर रिजाइन करने के बाद भी काम करने के लिए आई हो। तो बोलती है कि मैंने कमिट किया था कि मैं अपने लास्ट डेज में भी अच्छे से काम करूंगी। तब हान उसे बताता है कि डॉक्टर जियांग जो है वो एआई और डॉक्टर क्लाउड में काम करने वाले हैं। ये सुनकर वो उसे प्रेज करती है। तो हान उसे खुश होकर कहता है कि तुम मेरी कंपनी डोंगयान को ज्वाइन कर लो, और डॉक्टर जियांग को भी पता चल गया है कि तुम्हें उस दिन सॉफ्टवेयर के अंदर जो डीबगिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की थी, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम उनकी टीम को ज्वाइन करो। तो शिंगू से बताती है कि कंपनी में मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं फिलहाल किसी भी कंपनी के साथ ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती। तो हान बोलता है कि वो सब मैं इनवैलिड करा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, और तुम्हें यहाँ पर सैलरी भी अपनी पुरानी जॉब से अच्छी मिलेगी। पर जिशिंग बोलती है कि फिलहाल मैं कन्फ्यूज हूँ। तो वो उसे प्रोपोर्शनल तरीके से काम करने के लिए बोलता है और बताता है कि डॉक्टर जियांग भी ऐसा ही करते हैं, और तुम जैसे दो स्टबर्न लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो ज़रूर कुछ बड़ा लेकर आएंगे, इसीलिए वो उसे इसके बारे में सोचने के लिए कहता है। जिसके बाद जिशिंग विलेज में लोगों को उनके रोबोट के बारे में बताकर डायग्नोसिस कराने के लिए कह रही होती है। तभी वहाँ पर उसे वही ग्रैंडमा मिल जाती है।
और वो उन्हें बताती है कि ये रोबोट उसी ने डिज़ाइन किया है। ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा है, कम से कम इसकी वजह से अब हमें इतनी दूर हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा। वो यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड के साथ आई हुई थी और बताती है कि उसकी दांत में दर्द है। उस लेडी के पैर में भी कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो स्टिक का सहारा लेकर चलना पड़ता है। तो शिंग उसे डायग्नोसिस करवाती है, जहाँ डॉक्टर से सारी चीज़ें बता देते हैं कि फिलहाल उन्हें क्या क्या करवाना पड़ेगा जिससे कि उनकी दांत की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इधर हान विलेज की चीफ से बात कर रहा होता है, जहाँ वो चीफ उससे कहता है कि इस डॉक्टर क्लाउड का वो लोग अच्छे से यूज़ करेंगे और उसे थैंक यू बोलता है। इसी बीच वो लेडी जब उठते हुए गिरने वाली थी तो शिंग उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो जिशिंग को दूर हटाकर बोलती है कि वो खुद चल सकती है और अपने स्टिक के सपोर्ट से चलने लग जाती है। जो देखकर ग्रैंडमा जिशिंग को बताती है कि बचपन में उनकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा और उसे अभी आर्टिफिशियल लेग का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कभी भी किसी की मदद नहीं लेती। ये बोलकर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है, जिन्हें जाते हुए जिशिंग बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी हान उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या सोच रही हो। तो बोलती है कि वो खुश है कि उसने जो रोबोट बनाया है वो लोगों की हेल्प कर रहा है, और फिर से काम में लग जाती है। जिसे खुश देखकर हान कॉलेज के टाइम के बारे में याद करने लग जाता है कि कैसे वो उस वक्त भी एआई के थ्रू लोगों की मदद करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिशिंग जिस गेस्ट हाउस के अंदर रुकी हुई थी वहाँ पर वो ग्रैंडमा उसके लिए कुछ विश लेकर आ जाती है और बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे लिए भेजा है उसकी मदद करने के लिए, तुम इसे रख लो नहीं तो वो सैड हो जाएगी, इसीलिए वो उन्हें रख लेती है। जिशिंग अब यहाँ पर उनसे दूसरी ग्रैंडमा के बारे में पूछती है कि उन्हें चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ग्रैंडमा बताती है कि वो अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल लेग उन्हें लगा हुआ है वो उनके साइज का नहीं है। उन्हें कस्टमाइज आर्टिफिशियल लेग बनवाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च आएगा, इसीलिए उन्होंने वो नहीं लगवाया। ये सुनकर शिंग सैड हो जाती है और बोलती है कि हमारी मेडिकल स्किल्स अच्छी हो रही है और क्या पता जल्दी उन्हें इस चीज़ का सोल्यूशन भी मिल जाए। जो सुनकर ग्रैंडमा उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। शिंग अब रात को सी साइड के पास होती है, जहाँ पर ग्रैंडमा ने जो उस लेडी की बात बताई थी उसे याद कर रही थी और वो जीजू की बातों के बारे में भी सोच रही होती है कि फिलहाल उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए हवा खाने के लिए आई हूँ। जब जिशिंग उससे पूछते है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो वो भी उसे यही जवाब देता है। जिशिंग अब आसमान को देखते हुए बोलने लग जाती है कि ये वास्ट यूनिवर्स हमें कितना छोटा फील करवाता है। तो हान बोलता है कि छोटा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम मीनिंगफुल लाइफ जिए तो, और अगर हम छोटे एफर्ट्स करते रहेंगे तो इससे हम काफ़ी डिफरेंस बनाते जाते हैं। जो सुनकर शिंग उसे देखने लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे अभी भी याद है, क्योंकि ये सारी लाइन्स जिशिंग ने अपनी स्कूल स्पीच के अंदर बोली थी। तो हान बोलता है कि मुझे तो ये भी याद है कि कैसे ट्रॉफी मिलने के बाद तुम इतनी ज़्यादा खुश थी, और याद करता है कि कैसे ट्रॉफी मिलने के टाइम वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। तो शिंग बोलती है कि वो टाइम कितना अच्छा था, हमारे पास आइडिया था, एम्बिशन था, सब कुछ था, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना था। तो हान उसे कहता है कि जब तुम थोड़े दूर आ जाते हो तो अपने ड्रीम को ही भूल जाते हो, लेकिन जो अपनी ड्रीम से जुड़ा हुआ रहता है वही कुछ कर पाता है। ये सुनकर शिंग कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि लोगों की हेल्प करना मेरा ओरिजिनल ड्रीम था, हेल्थ केयर के साथ। तो हान उसे इसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए बोलकर वापस से गेस्ट हाउस में चलने के लिए कहता है और दोनों चले जाते हैं। अगली सुबह जिशिंग बस में बैठकर अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, जिसे हान स्माइल करते हुए बाय करता है। तभी उसे शॉ का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि क्या तुमने जिशिंग को मना लिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस पर वो हाँ बोलता है कि वो हमें ज्वाइन ज़रूर करेगी। ये बोलकर वो भी उस विलेज से चला जाता है, लेकिन जिशिंग तो यहाँ से वापस जाने के बाद सीधा जो से जाकर कहती है कि वो उसके साथ कंपनी स्टार्ट करेगी। जो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी उसे डोंगयांग मेडिकल से ऑफर लेटर आ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है। इधर हान शाओ के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जहाँ वो एक भी बास्केट शाओ को नहीं करने देता, जिसे शाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी इसीलिए आई है कि शिंग तुम्हारे साथ काम करने वाली है। तभी उसे शिंग का कॉल आता है और वो स्माइल करके उसका कॉल पिक करता है, पर उसकी कॉल उठाते उसकी स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि जिशिंग ने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था और अब वो खुद की कंपनी स्टार्ट करने वाली थी। जो देखकर शाओ हान को मारते हुए कहता है कि तुम उसके ओरिजिनल ड्रीम को परसीव करने के लिए उसके पीछे उस विलेज तक गए और अभी वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही है। पर हान कुछ भी नहीं बोलता और फिर से बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। इधर जो जिशिंग से बोल रहा होता है कि तुम्हें ये ऑफर डोंगयांग कंपनी से मिला है और तुम श्योर हो कि तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। तो शिंग कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और दोनों खुश हो जाते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ये बात ये जंग को बताई है। तो बोलती है कि वो कुछ दिनों में वापस आ रहा है, तो मैं उसे सामने से मिलकर ही बता दूंगी और वो मुझे ज़रूर से सपोर्ट करेगा। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो घर के बाहर ईजंग खड़ा हुआ था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और हक करते हैं।
उसके पूछने पर ईचन बताता है कि उसका काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए वो वापस आ गया। अब घर में जाकर ईचन उसे कहता है कि तुम ऐसे देखकर मैं रिलीफ हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम जॉब छोड़ने की वजह से अभी तक सैड होगी। पर जीशिंग उसे बताती है कि वो 3D प्रिंटिंग का स्टार्टअप कर रही है। ये सुनकर ईचन की स्माइली गायब हो जाती है। वो उसे बोलता है कि कंपनी स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में कोई भी डिसीजन ले लो। तो शिंग कहती है कि मैं अच्छे से सोच लिया है इसके बारे में। ईचन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा, तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो, और बोलता है कि मैं एक ऑर्थोपीडिक सर्जन हूँ जिसका आगे ब्राइट फ्यूचर है, तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। उसे उन दोनों के फ्यूचर को भी ध्यान में रखने के लिए बोलता है। अब रात में हम जीशिंग और उसकी फ्रेंड्स को देखते हैं, जिन सभी के लिए ईचन डिनर बना रहा था, और वहाँ पर इन लोगों की एक और फ्रेंड शूजी भी आ जाती है, जहाँ पर शिंग सभी के सामने बोलती है कि मैं अभी 28 साल की हो गई हूँ और मैं इसे और डिले नहीं कर सकती। जो सुनकर ईचन अपने पास से रिंग निकालने वाला होता है, जो चीज़ शूजी भी देख लेती है, पर तभी शिंग कहती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। ये सुनकर ईचन अपनी पॉकेट के अंदर रिंग वापस रख लेता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी रूममेट कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट करने वाली हो। तो शिंग उन्हें बताती है कि कैसे वो विलेज में उस लेडी से मिली और वो ऐसे ही लोगों की 3D प्रिंटिंग की मदद से हेल्प करना चाहती है। जो सुनकर ईचन थोड़ा सा सैड होता है और शूजी जीशिंग से कहती है कि फिर तो तुम अपना सारा टाइम और पैसा कंपनी में लगाओगी, तो जो तुम फ्लैट खरीदना चाहती थी उसका क्या। लिली भी उसे बोलती है कि अगर तुम फेल हो गई तो। इस पर जीशिंग कहती है कि चाहे आउटकम कुछ भी हो, मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगी, जॉब करके मरने से तो अच्छा ही है कि मैं अपने बिजनेस में फेल हो जाऊं। और ईचन की तरफ देखकर बोलती है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो ईचन उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा। जिन्हें ऐसे देखकर लिली बोलने लग जाती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो कि तुम्हें ईचेंग जैसा बॉयफ्रेंड मिला है जो कि तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करता है। तभी ईचेंग उसे अपना कार्ड निकाल कर देता है जिसमें उसने फ्लैट की डाउन पेमेंट के लिए पैसे सेव किए हुए थे ताकि इससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। जो देखकर उसके फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं कि हम तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा जेलस है, काश हमें भी एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए। अब डिनर के बाद जब ईचेंग बर्तन साफ कर रहा था तभी शूजी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम सच में शिंग को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कि इस समय शिंग को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो ईचेंग कहता है कि वो करना चाहती है तो कर सकती है और अगर फेल हुई तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। शूजी कहती है कि मतलब तुम्हें भी यही लगता है कि वो फेल होगी। ईचेंग कहता है कि उसका टेम्परामेंट तो तुम जानती हो ना, अगर वो एक बार ट्राई नहीं करेगी तो लाइफ में सेटल डाउन नहीं करेगी, इसीलिए मैं उसे ये करने देना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा पैसा ही तो वेस्ट करेगी ना। जो सब कुछ जीशिंग सुन लेती है और थोड़ी सैड होकर ईचिंग का जो कार्ड था उसके कोट में वापस रख देती है। अगले दिन हान का सेक्रेटरी उसे ऑफिस में बताते हैं कि जीशिंग अपने ऑफिस से सारा सामान लेकर अभी जा रही है। तो हान उससे मिलने के लिए अपने कैबिन से निकलकर चला जाता है। इधर जीशिंग भी अपना सारा सामान लेकर अपने कलीग्स को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचती है तो उसे ईचिंग का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि तुमने मेरा कार्ड वापस क्यों किया। तो बोलती है कि मेरी सेविंग्स काफ़ी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और अगर मुझे कभी ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे पैसा मांग लूँगी। तो ईचिंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप रहूँगा और फ़ोन कट करता है, लेकिन उसके चेहरे से देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो खुश है। वहीं जीशिंग कैफ़े में जाकर अपने लिए स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर करती है तो हान वहाँ पर आकर उसे बोलता है कि तुम ख़राब मूड में हो क्या, क्योंकि जब भी तुम स्ट्रॉबेरी केक खाती हो उस वक्त ऐसा ही होता है। वह अब उससे यहाँ पर उसके स्टार्टअप कंपनी के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो 3D प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहती है और उसे कोई एडवाइस देने के लिए पूछती है, पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें एडवाइस दी तो तुम कंपनी स्टार्ट कर रही हो और अगर कोई और एडवाइस दी तो तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाओगी। तो जीशिंग बोलती है कि हाँ पता है कि मैंने तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट किया, लेकिन मैं सच में बिजनेस करना चाहती हूँ। तो हान बोलता है कि हाँ मैं उस सब के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम कैसे हारती हो। जो सुनकर शिंग कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कैसे पता कि मैं फेल हो जाऊंगी। तो हान उसे यहाँ पर रीज़न देने लग जाता है कि वो क्यों फेल हो सकती है और उससे पूछता है कि इससे पहले तुम मेडिकल रिपोर्ट बनाती थी लेकिन अभी अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सक्सीड हो पाओगी। तो शिंग उसे बोलती है कि जर्मनी जाने से पहले क्या तुम्हें फ्लुएंटली जर्मनी बोलनी आती थी, तब वहाँ पर जब उस एनवायरनमेंट में रहे तभी तो सीखे ना, ऐसे ही मैं भी सीख जाऊँगी। ये बोलकर अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी हान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि डॉक्टर जंग जीशिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि वो हमारी टीम कब से ज्वाइन करेगी। तो हान कहता है कि उनसे कह दो मैं किसी और को उनकी टीम में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, क्योंकि उसे पता था कि अब जीशिंग उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। अगले दिन अब जू शिंग को लेकर एक घर के सामने आता है और बताता है कि हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। जो देखकर वो उसका रेंट पूछती है
तो बताता है कि मेरे पापा ने सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमें रेंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अब उन्हीं की तरह हम भी अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर की सारी धूल उनके ऊपर आ जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान वगैरह पड़ा हुआ था, पर शिंग खुश होकर बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, हम इसे साफ़ कर लेंगे। फिर वो उसे अपना सेविंग कार्ड देती है कंपनी शुरू करने के लिए, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मेरा डैड ने मुझे कुछ सरप्राइज़ दिया है जो कि उसे यहाँ पर रखे हुए एक लेटर में मिलेगा। अब जैसे ही वो उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दे रहा हूँ और ना ही तुम्हारी कोई कॉल उठाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं ये घर तुम्हें ऑफर में दे सकता हूँ और तुम इसी से अपना बिजनेस शुरू करो, और जब तुमसे बिजनेस ना हो पाए तो मेरे पास वापस आ जाना काम में हाथ बटाने के लिए। ये सुनकर वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे मेरा स्टार्टअप कैपिटल कहाँ चला गया। तो शिंग उसे अपना कार्ड देती है ताकि इससे वो लोग कंपनी शुरू कर सके, पर उसे ये पैसे लेते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ये जीशिंग के घर की सेविंग के पैसे थे। तो जीशिंग उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जिसके लिए वो मान जाता है और अब दोनों साथ में मिलकर अच्छे से सफाई करके वहाँ पर अच्छे से अपना सेटअप वगैरह बना लेते हैं और सोचने लग जाते हैं कि कैसे वो यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे, कैसे यहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे। फिर जो उसे रूफटॉप पर लेकर जाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जहाँ पर उन्हें डायरेक्टली सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम जीशिंग को अपने घर पर देखते हैं जब वो काम कर रही थी। तो यीचंग उसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए भी बोलता है और अपनी टेबल पर बैठकर बुक रीड करने लग जाता है। तो शिंगो से बताती है कि कैसे जब वो आज ऑफिस की रूफटॉप पर थी तो मैंने सोचा कि ये वो जगह है जहाँ से मेरा ड्रीम स्टार्ट होगा, पर यीचंग कुछ भी नहीं बोलता। तो शिंगो से पीछे से हक करके कहती है कि तुम आना चाहोगी वहाँ पर वो मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पास तो अपना एक स्टार है जिसे मैं रोज़ देख सकता हूँ। अगले दिन हान का असिस्टेंट उसे जीशिंग ने जो अपनी शिंगचैंग कंपनी का फोरम बनाया था उसे दिखाता है। ये देखकर वो कहता है कि ये लड़की तो सच में अपना सर दीवार पर मारना चाहती है। दूसरी तरफ जो अपने कॉलेज के 2 जूनियर को काम करने के लिए वहाँ पर लेकर आता है और शिंग से मिलवाता है। तो शिंग उन्हें काम समझाने लग जाती है कि उन्हें क्या क्या करना है, जिसके बाद वो जो के साथ इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए उसे लेकर जाती है। दूसरी तरफ हान अकेले ही बास्केटबॉल खेल रहा था और शाओ से आकर बताता है कि तुम्हारी जीशिंग इन्वेस्टर के पास जा रही है, मुझे भी उसका प्रपोजल आया है। पर हान कहता है कि तुम्हें भी पता है ना कि इन्वेस्टर कैसे होते हैं, फ्लैशी बट एकदम यूजलेस। अब जैसे जैसे हान बता रहा होता है जीशिंग भी ठीक वैसे ही इन्वेस्टर से मिल रही होती है। कोई उनसे बहुत ज़्यादा शेयर्स मांग रहा होता है तो कोई उनका प्रपोजल चुराने की कोशिश कर रहा होता है। इतने दिनों में उन्हें एक भी ढंग का बंदा नहीं मिल पाता जो कि उनके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सके। तो शाओ यहाँ पर हान से पूछता है कि क्या तुम उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। इस पर हान बोलता है कि हाँ ज़रूर, लेकिन अगली बार। जिसके अगले दिन जीशिंग बैंक से लोन लेने का ट्राई करती है, पर क्योंकि उनका स्टार्टअप था तो इसीलिए उन्हें लोन भी नहीं मिल पाता। अब वो अपने अकाउंट का बैलेंस देखकर हान की बात याद करती है कि उसका स्टार्टअप कैपिटल ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। उसी वक्त उसे जो कुछ बताने के लिए आता है वो कहता है कि वह भी प्रिंटिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते। उसी वक्त शिंग को हान के असिस्टेंट सॉन्ग का कॉल आ जाता है ये बताने के लिए कि हान उसे कल 12 बजे मिलना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है। जो ये सुनकर उसे बोलता है कि हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए तो मिल ही सकते हैं ना। जहाँ काफ़ी सोचने के बाद अब वो उसे मैसेज कर देती है कि कल वो उससे मिलने के लिए आ जाएगी। जिसके अगले दिन ये दोनों हान के ऑफिस में बैठे होते हैं, जहाँ पर जो देख रहा था कि उसका कितना बड़ा ऑफिस है। तभी वो उसके टेबल पर उनका प्रपोजल देखता है जिसमें उसने कुछ कमेंट्स लिखे हुए थे कि उनके बिजनेस में क्या क्या कमी है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है जो उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके पास हमारा प्रपोजल है। तो हान कहता है कि तुमने अपने प्रपोजल को ऐसे लीफलेट की तरह बांटा हुआ है, भला मैं इसे कैसे अवॉइड कर सकता था। जो सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और शिंगो से कहती है कि मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़े प्रपोजल पर जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो वो उसे बताती है कि उनके पास टैलेंट है लेकिन अभी से इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हान बोलते हैं कि पीपीटी दिखाकर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुम्हें क्या इन्वेस्टर्स एंजल लगते हैं। वो उसे कहता है कि इससे अच्छा तुम 3D प्रिंटिंग यहाँ पर क्यों नहीं करती हो, हम इसका डिपार्टमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करने वाले हैं और तुम लोग इसके इंचार्ज रहोगे। ये बोलकर उन्हें अपना प्रपोजल देता है, पर शिंग उस प्रपोजल को नहीं लेती लेकिन जो उसे उठाकर पढ़ने लग जाता है। शिंग अब यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर हमारे में प्रॉब्लम क्या है। तो हान बताता है कि तुम्हारे पास टैलेंट होगा और समझो चलो फंड्स भी आ गए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास ना सेल्स है और ना ही चैनल, जिसकी वजह से तुम अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर भी आ गई तो भला उसे बेचोगी कैसे। जो सुनकर शिंग उसे थैंक यू बोलती है ये सब बताने के लिए और कहती है कि आगे हम कभी साथ में काम करेंगे क्योंकि हम पहले फ्रेंड्स रह चुके हैं। पर वो उसे डायरेक्टली बोल देता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी फ्रेंडशिप नहीं होती, या तो पार्टनर्स होते हैं या फिर एनिमीज। जो सुनकर शिंग पोलाइटली बोलती है कि ये तो हमारा ऑनर है कि हम आपके एनिमी बने।
हान उसे बोलता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि तुम सक्सीड करोगी। तो शिंग उसे बोलती है कि भले ही तुम्हें हमारी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही होगी, लेकिन हम लोग गोल्ड है और गोल्ड हमेशा शाइन करता है। हान कहता है कि इस सिटी में हर एक जगह पर तुम्हें गोल्ड मिल जाएगा। शिंग कहती है कि लाइफ बहुत ही बड़ी है, हम ट्राई करते रहेंगे, और अपना प्रपोजल लेकर चली जाती है। जैसे ये लोग कंपनी से बाहर आते हैं तो जीजा उसे कह रहा होता है कि हम लोग डोंगयान में काम कर सकते हैं, उन्होंने कितना अच्छा प्रपोजल हमें दिया है। पर शिंग गुस्से में उसे समझाती है कि ये सब उसकी ट्रिक थी हमें मैनिपुलेट करके ज्वाइन करने की, और अगर हम ऐसे बॉस के अंडर काम करेंगे तो हमारी लाइफ कैसे होगी। उसने जो उसके प्रपोजल पर रिमार्क्स लगे थे वो उसे फेंक कर बोलती है कि हमें बस आगे बढ़ते रहना है। लेकिन तभी उस फेंके हुए प्रपोजल को फिर से लेकर आ जाती है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। इधर हान का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि आपने शिंग के लिए इतना किया, लेकिन उसने फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया। तो हान खुश होकर कहता है कि वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगी। जिसके बाद हम शिंग की रूममेट हुआन को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही थी किसी और लाइव स्ट्रीमर के साथ कम्पीट करके, जहाँ पर कोई मिस्टर लू नाम का पर्सन आकर उसकी ओपोनेंट को सपोर्ट करता है। जिस बीच शिंग भी अपने रूम में बैठकर हान के जो कमेंट्स थे उनको अच्छे से पढ़कर प्रॉब्लम नोट कर रही होती है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था। हान भी यहाँ पर उसके साथ होता है। वो उसे बोलता है कि मैंने आज तक शिंग जैसी लड़की नहीं देखी जो बार बार तुम्हारा प्लान खराब कर रही है। वो उसे उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, जो सुनकर हान बोलता है कि कोई भी इस तरीके से अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके पास बहुत ही आइडियाज़ है, वो अच्छे से काम भी करती है, लेकिन अगर वो डोंगयान में काम करेगी तो उसकी एबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। पर उसकी खुद की कंपनी में उसे सिर्फ टेक्निकल्स ही नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ेगी। शाओ से कहता है कि तुम तो उसे पसंद करते हो ना, तो प्यार के लिए उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। इस पर हान कहता है कि मैं कभी प्यार की वजह से उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा और वो भी ये नहीं चाहेगी। अगले दिन फिर हम शाओ को देखते हैं जो एक अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर अपनी कार लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी जगह पर लिली आकर अपनी गाड़ी लगा देती है, जिसे वो ऐसे करते हुए बस देखते ही रह जाता है। अब लिली मॉल में होती है जहाँ पर कोई बच्चा आकर उसे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। अब जब वो अपना सामान उठा रही थी तभी शाओ भी आकर उसकी हेल्प करते हैं। जब वो उसके पास एक VIP कार्ड देखता है तो लिली भी उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। इधर शिंग अपने ऑफिस को डेकोरेट करते हुए जीजो को बताती है कि हान के कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने नया प्रपोजल बनाया है, जहाँ पर जीजो अपने आप को डाउट करते ही कहता है कि क्या वो सक्सीड कर पाएंगे। तो शिंग से कहती है कि कंपनी ऐसे ही स्टार्ट होती है, एक एक प्रॉब्लम ढूंढो और उन्हें सॉल्व करो। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स लिली, शूजी और युआन आ जाती हैं जो कि उनकी कंपनी के लिए कुछ सामान वगैरह लेकर आए हुए थे। जहाँ पर जीजो तो बस लिली को देखते रह जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सभी लोग अब रूफटॉप पर जाकर बारबेक्यू बना रहे थे, जहाँ पर जीजो लिली की हेल्प कर रहा था, जिन्हें इस तरीके से शिंग भी देख रही थी। तभी शूजी यहाँ पर सभी लोगों से बोलती है कि हमें यीचेन का वेट करना चाहिए, पर शिंग बताती है कि वो किसी इंपॉर्टेंट काम में है तो वो नहीं आ पाएगा। जो सुनकर वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि वो ज़रूर यीचेन को पसंद करती है। इसी बीच जीजू और लिली बातें कर रहे थे कि उनका कॉलेज कब कंप्लीट हुआ, जहाँ बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि वो उसे 3 साल बड़ी है, लेकिन उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता था। तब ये लोग शिंग से उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछने लग जाते हैं, तब वो उन्हें बताती है कि वो किस किस टाइप के इन्वेस्टर से मिले। इसी बीच शूजी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मेरी मॉम ने एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, मुझे वहाँ पर मेरी मॉम की वजह से ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है और वो लड़का भी अपने साथ किसी को लेकर आने वाला है। जहाँ उसके इंसिस्ट करने पर शिंग और मैंग मान जाते हैं। अगले दिन हम उस लाइव स्ट्रीम वाले लड़के मिस्टर लू को देखते हैं जो कि फ़ोन में गेम खेल रहा था। तभी हान उसे पिक करने के लिए आता है। असल में ये लड़का हान तिंग का अंकल होता है। हान उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें ब्लाइंड डेट पर लेकर जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। तो लू यहाँ पर उसे कंप्लेन करता है कि उसकी मॉम हमेशा उस पर चीज़ें फोर्स करती है, मैं तो सिर्फ अब ये भी ग्रेजुएट हुआ हूँ फिर भी वो मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रही है। तो हान उससे पूछता है कि क्या तुमने प्रपोजल रेडी कर लिया जो तुम अपना बार ओपन करना चाहते थे। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होकर हाँ बोलता है कि आप इसके लिए मान गए और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है। पर हान उसे बोलता है कि अगर आज तुम ब्लाइंड डेट पर अच्छे से बिहेव करोगे तभी मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा और तुम्हें उस बार को मुझे अच्छे से रन करके दिखाना होगा। इसीलिए वो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद शूजी मैंग के साथ उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर हान ने रूम बुक किया हुआ था। वहाँ पर पहले से लू और हान बैठे हुए थे, जहाँ पर लू अपने आप को और हान को इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो शूजी भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि उसकी एक और फ्रेंड आ रही है जो कि ट्रैफिक में फंस गई है। जहाँ जैसे वो मैंग को देखता है तो उसे चिल्लाकर कहते हैं कि अरे तुम तो स्टार लेमन हो ना जो कि लाइव स्ट्रीम करती हो। वो कहती है कि अच्छा आपने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है, और वो हंसने लग जाता है। और अब जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तभी हान को किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो बाहर बात करने के लिए जाता है। अंदर ये लोग लाइव स्ट्रीमिंग की बातें कर रहे थे, जहाँ पर मैंग को याद आता है कि ये तो उसकी लाइव स्ट्रीम वाला मिस्टर लू है
जो देखकर वो बोलती है कि तुम ही वो रिच इडियट हो ना जो कि मुझे उस लड़की के साथ बुली कर रहे थे लाइव स्ट्रीम पर। तो लू कहता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जहाँ पर इन दोनों की बहस ना हो जाए, इसलिए शूजी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और दोनों गुस्सा होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। बाहर हान शियाओ से बात कर रहा था, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसकी कज़न युआन भी 3D प्रिंटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को ढूंढ रही है, वो भी तुम्हारे नाम से, जिस चीज़ को हान ने पहले ही गैस कर लिया था। और शाओ से ये भी बोलता है कि अगर उसने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमारी हानाई टेक्नोलॉजी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हान उसे बोलता है कि अगर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो उस कंपनी को रुइन कर दो। ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है। तभी वहाँ पर शिंग आकर हान को देखती है और सोचने लग जाती है कि मैं भला हर जगह पर इससे क्यों मिल जाती हूँ। हान उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर लंच करने के लिए आई हो? तो बोलती है कि मैं एक एंजल इन्वेस्टर से मिलने के लिए आई हूँ। ये बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो हान भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब दोनों उसी रूम की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ शिंग को लगता है कि ये ना इसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो हान को पहले जाने के लिए बोलती है। अब वो जैसे ही जाकर रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसे पता चलता है कि जिस रूम में उसकी फ्रेंड का ब्लाइंड डेट है वो भी उसी रूम में है, इसीलिए वो भी चुपचाप स्माइल करते हुए टेबल पर आकर बैठ जाती हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स हान को उसकी कंपनी के हालात के बारे में बताते हैं और इन्वेस्टर्स के बारे में भी बता देते हैं कि उसे कैसे कैसे इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं। जो सब देखकर शिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग शांति नहीं होते। मैंग तो यहाँ पर ये भी बता देती है कि उनमें से एक इन्वेस्टर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था, जो सुनकर शिंग हंसते हुए उसे मारने लग जाती है। तो हान बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो ना तो मुझसे बात करना, जो सुनकर मैंग उन दोनों को वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है। सुनते ही हान फटाफट से उसे अपना कोड स्कैन करने के लिए दे देता है। तो शिंग को भी अब ना चाहते हुए उसे वीचैट पर ऐड करना पड़ता है। फिर जब ये लोग लंच के बाद जा रहे थे तब भी हान शिंग को स्माइल करके बाय बोलता है, जो चीज़ लू भी नोटिस कर लेता है और वो कार में हाथ से उससे पूछता है कि तुम जीशिंग को पसंद करते हो ना, पर वो कुछ भी नहीं बोलता और पूरे रास्ते सिर्फ पागलों की तरह मुस्कुराते रहता है। इधर घर में शिंग अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि वो जिस ट्रिकी इन्वेस्टर के बारे में उससे बता रही थी वो हान ही है। उसने लंच के टाइम पे कितनी बार उन लोगों को सिग्नल दिया कि वो इस सब के बारे में ना बात करे, लेकिन वो लोग फिर भी उसके बारे में बोले ही जा रहे थे, जो देखकर उसकी फ्रेंड्स उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उन लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करवाया और बोलती है कि सच में हान तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है कि कितने अच्छे से वो हम लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहा था। जहाँ पर शूजी उन्हें बोल देती है कि वो अब वापस से लू से नहीं मिलने वाले क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जो सुनकर वो दोनों पूछते हैं कि भले वो कैसी लड़की को पसंद करती है, तो वो उन्हें बताती है कि जो जेंटल और पीसफुल हो और एकदम स्टेबल लाइफ जीता हो। अगर उसे खाना बनाना आता हो तो ये तो और भी अच्छा है। ये सुनकर मैंग बोलती है कि अरे ये तो ये जेन जैसा लड़का हुआ ना, जो सुनकर वो सैड हो जाती है। जिसके अगले दिन जीजो शिंग को ऑफिस में आकर बताता है कि कल उसे नए प्रपोजल को देने के बाद इन्वेस्टर खुश तो हुआ, लेकिन कोई एनालॉग प्रोडक्ट ना होने की वजह से उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ये सुनकर शिंग उसके एम्प्लॉयज़ और जीजो से कहती है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करके अपना एनालॉग प्रोडक्ट जल्दी ही बनाना पड़ेगा, जिसके लिए सभी लोग हाँ बोलकर काम में लग जाते हैं। अब दोपहर में वहाँ पर ये चैन आता है सबके लिए खाना लेकर। शिंग उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और अपने एम्प्लॉय से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तो ये चिंग उन्हें आराम से खाना खाते हुए काम करने के लिए बोलकर खुद साइड में बैठ जाता है ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। फिर शाम के वक्त वो रूफटॉप पर जाता है और शिंग ने जो उसे बोला था उसकी ड्रीम के बारे में उसे याद करते हुए खुश होता है, लेकिन फिर सैड होकर सोचता है कि क्या मैं भी उसके फ्यूचर प्लान में ऐड हूँ। अब काम खत्म करने के बाद वो उसे कार से घर वापस लेकर जा रहा था, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि 4 दिन बाद हमारी 4th एनिवर्सरी है तो हमें कहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो कार के अंदर ही सो गई थी। ये देखकर वो काफ़ी सैड हो जाता है कि उसके पास तो उसके लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। अब जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो शिंग उठ जाती है। वो उसे आराम से अब अपने घर जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अपने घर पर जाकर और भी काम करना था। जाने से पहले वो उसे बोलती है कि तुम्हें ओपरास पसंद है ना, तो हम अपने 4th ईयर की एनिवर्सरी के लिए वहाँ पर जाएंगे, जिसकी उसने 2 टिकट भी खरीद ली होती है। ये देखकर वो खुश होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। अगले सीन में अब मैंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, जिसमें लू भी ज्वाइन करता है और उसे मोक करता है, जिससे गुस्सा होकर वो उसे ब्लॉक कर देती है। अब अगले दिन शिंग अपने एम्प्लॉयज़ को बताती है कि उनका एनालॉग प्रोडक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो उसकी एम्प्लॉय शिया उसे बोलती है कि फिर तो हमें उसे टेस्ट करने के लिए प्रिंटर खरीद लेना चाहिए। तो शिंग बोलती है कि प्रिंटर तो जल्दी ही आ जाएगा और अभी उन्हें 3 दिन को ऑफ देती है। जिनके जाने के बाद जीजू सैड होकर प्रिंटर के बारे में सोचता है कि अब वो लोग क्या करें, क्योंकि प्रिंटर खरीदने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए था। पर तभी उसे आइडिया आता है कि वो लोग प्रिंटर रेंट पर ले सकते हैं और अगर एक बार वो लोग अपना एनालॉग टेस्ट कर लें तो इससे उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलने में भी आसानी होगी।
इसीलिए अभी दोनों प्रिंटर रेंट पर लेने के लिए कंपनीज को कांटेक्ट करने लग जाते हैं। जीजू कंपनीज को कॉल करके पूछ रहा होता है कि अगर रेंट के लिए प्रिंटर अवेलेबल है तो वो उसे बताए। तभी वहाँ पर शिंग आती है। वो उसे बताती है कि एक कंपनी के पास रेंट के लिए प्रिंटर है और मैं उनकी कंपनी में मिलने जा रही हूँ, और उससे उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो लेती है। पर तभी उसी लिली का कॉल आ जाता है कि उसका एक क्लाइंट है, मैंने उसे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, इसीलिए उसने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। इस पर शिंग बोलती है कि फिलहाल तो मैं कहीं और जा रही हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी देर रोक सकती हो? तो लिली उसे बोलती है कि तुम अपने पार्टनर जीजू को भेज दो उनसे बात करने के लिए। जो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और शिंग को हाँ बोल देता है कि वो चला जाएगा। शिंग तो अब कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से चली जाती है और जीजू सीधा लिली के पास पहुँच जाता है। वो उसे थैंक यू बोलता है कि तुम यहाँ हो इसीलिए मैं इतना नर्वस नहीं हूँ, नहीं तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। तो लिली यहाँ पर उसके हाथ को टैप करके उसे एनकरेज करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका क्लाइंट मिस्टर वो आ जाता है जो कि ये चीज़ देख लेता है। वो लिली को यहाँ पर उसके लिए पानी लेने के लिए भेज देता है, जिसके जाते जीजू नर्वसनेस में यहाँ पर गलती कर देता है। वो उसे अपना प्रपोजल दिखाने की वजह फूड का मेन्यू दिखा देता है, जिस चीज़ की वजह से वो काफ़ी एम्बैरस होता है। पर फिर वो उसे अपने प्रपोजल दिखाता है, जहाँ पर मिस्टर व्यू उसे कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊँ कि मैं तुम्हारे जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बस लिली ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। और वो यहाँ पर उसे एडवाइस देता है कि किसी और पर डिपेंड रहकर इन्वेस्टमेंट मत ढूंढो, अपने हार्ड वर्क पर डिपेंड करो। पर जीजू यहाँ पर उसे अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताने लग जाता है, और अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गई तो उनका प्रोडक्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और डायरेक्टली कोटेशन देता है कि वो उन्हें 7 मिलियन देगा, जिसके बदले में उसे उनकी कंपनी के 20% स्टॉक्स चाहिए। इसके बारे में वो उसे सोचने के लिए बोलता है और जैसे ही वो बाहर आ रहे थे तो लिली उसकी ड्रिंक लेकर आती है। वो पूछती है कि आप लोगों की इतनी जल्दी बात हो भी गई? तो जीजू वो उसे कहता है कि आपने हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपने जो कोटेशन दिया है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। जो सुनकर वो कुछ भी नहीं कहता और लिली के पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पर लेकर जाता हूँ। तभी सामने लिफ्ट में से उसकी वाइफ आ जाती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक रह जाता है और अपना हाथ हटा लेता है। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे डरकर मिस्टर वो कहता है कि इस लड़की ने ना मुझे सेड्यूस किया है। ये सुनते ही वो औरत लिली को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन लिली उसे रोक देती है और उल्टा वो को थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझ पर किसी और के साथ अफेयर का इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसकी वाइफ को भी कहती है कि तुम अपने ट्रैश हस्बैंड को अपने पास ही रखो। जो सब कुछ चीज़ों भी देख रहा होता है और वो भी उसे ट्रैश कहकर लिली के साथ वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हंसने लगती है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहकर जाने के लिए कहती है। जीजू तो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि उसने ही इसीलिए कहा क्योंकि वो मेरी केयर करती है। तभी उसे शिंग का कॉल आता है जो बताती है कि वहाँ पर रेंट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो उसका काम नहीं बना। जीजू भी उसे बताता है कि उसकी भी मिस्टर वो के साथ बात नहीं बनी। अगले सीन में लिली एक क्लब के अंदर डांस कर रही थी, जहाँ पर एक लड़का उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। वो मना कर देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और उसे टच करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहाँ पर शाओ आ जाता है। पहले तो वो उसका हाथ मोड़कर उसे साइड हटाता है और फिर उसे चिल्लाकर वहाँ से भेज देता है, जिसे देखकर लिली स्माइल करती है। वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर दोनों बहुत ही क्लोज होकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। अगली सुबह हम लिली को शाओ के साथ होटल में देखते हैं, क्योंकि दोनों ने साथ में ही नाइट स्पेंड की थी। तब यहाँ पर उसे उसके डायरेक्टर का कॉल आ जाता है, जो उसे कुछ दिनों के लिए ऑफ लेने के लिए बोलता है। ये सुनकर लिली गुस्से से कहती है कि मुझे पता है कि वो की कंप्लेन की वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो ना, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। तभी शाओ शावर लेकर बाथरूम में आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही कूल हो। अब जब वो जा रही थी तो वो उसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि अगर हम लोग डेस्टाइंड होंगे तो ज़रूर मिलेंगे, और चली जाती है। जिसके बाद हम ईचन को देखते हैं, जो कि शिंग के घर पर बुके लेकर आया हुआ था और इसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। तो शिंग भी यहाँ पर उसे उनकी 4th एनिवर्सरी विश करती है और फिर दोनों साथ में ओपेरा देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ज़ैंग और हान भी आए हुए थे। ये जंग जब शिंग की फोटोज क्लिक कर रहा था तभी हान और ज़ैंग दी दोनों ही उन्हें देख लेते और उनके पास जाते हैं। वो शिंग से पूछती है कि ये कौन है, तो शिंग उसका हाथ पकड़कर बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर हान बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहा था। जहाँ ज़ैंग दी के पूछने पर शिंग बताती है कि वो दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और फिर वो लोग प्ले देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर ज़ैंग हान से कहती है कि इतने चाइल्डिश है। शिंग चैंग एक दूसरे का नाम ज्वाइन करके इन्होंने कंपनी का नाम रखा है, और अगर एक दिन इनका ब्रेकअप हो गया तो भला कंपनी का क्या होगा। तो हान कहता है कि तुम्हें कब से अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की लाइफ में इतना इंटरेस्ट हुआ। इस पर वो बहाना बनाने लग जाती है कि वो उसकी एक अच्छी एम्प्लॉय है, इसीलिए बस वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख रही थी। अब जब ये लोग ओपेरा हॉल में होते हैं तो ये चैंग और शिंग के थोड़ा पीछे ही हान बैठा हुआ था, जहाँ पर हान तो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था। तभी शिंग को जीजू का कॉल आ जाता है,
कि उसका एक सीनियर हानाई टेक्नोलॉजीज में काम करता है जो कि हमें प्रिंटर रेंट पर दे सकता है, लेकिन हमें अभी उसे मिलकर डिपॉजिट देना पड़ेगा। जो सुनकर शिंग बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो ईचेंग को समझाती है कि वो इतने टाइम से प्रिंटर रेंट पर लेना चाहती थी, पर उन्हें अभी चांस मिला है तो मिस नहीं कर सकती है। जहाँ ईचेंग ना चाहते हुए भी उसे जाने के लिए कह देता है और वो भागकर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर हान थोड़ा सा खुश होता है और ईचेंग बेचारा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो उनके एनिवर्सरी के दिन भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद हम शूजी को देखते हैं, जो जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर का लॉक टूटा हुआ था। ये देखकर वो फटाफट से ईचेंग को कॉल करती है तो वो वहाँ पर आ जाता है। इधर शिंग और जीजू उस इंसान से बात कर रहे होते हैं, जहाँ उनसे बोल रहा होता है कि बहुत लोग इस प्रिंटर को रेंट पर लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जीजू की वजह से ये ऑफर दे रहा हूँ और मैंने तुम्हारा रेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। लेकिन वो डिपॉजिट का अमाउंट उनसे काफ़ी ज़्यादा मांग रहा था। तभी किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है, जिस पे शिंग जीजू से कहती है कि ये इंसान रिलायबल तो है ना। तो बताता है कि कैसे वो कॉलेज में उसका सीनियर था, हालांकि उसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि वो हानाई के लिए काम करता है, पर हम इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो शिंग अब लिली से पैसे मांगती है, जो कि शॉपिंग करके बस पेमेंट करने ही वाली थी, लेकिन वो अब शॉपिंग ना करके वो पैसे शिंग को भेज देती है। जहाँ उस पर्सन के वापस आने के बाद शिंग उससे कहती है कि हम कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहेंगे, लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं किसी और के पास चला चाहता हूँ। तो शिंग अब कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि उस पर्सन के साथ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो बोलती है कि वो फिलहाल उसे आधा ही पैसा पे करेंगे और जब वो उन्हें प्रिंटर दे देगा तभी वो उसे पूरा पैसा देंगे। दूसरी तरफ हान शाओ के साथ बहुत ही गुस्से में बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जिसे देखकर शाओ उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो हान बताता है कि शिंग का बॉयफ्रेंड है। तो शाओ से बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, उनकी शादी थोड़ी हुई है, बल्कि तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं रहेगा। वो उसे कहता है कि उसमें इन्वेस्ट करके उसे अपने पास रखो और उसका एडवांटेज लो, जिसका ये आइडिया हान को पसंद नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा था। इधर हम ईचेन को शिजू के घर में देखते हैं, जहाँ पर उसने उसका लॉक रिपेयर करवा दिया था और पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी थी कि उसके घर में कुछ चोरी हुई थी, और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा तो आज रात के लिए तुम होटल में रुको। पर वो उसे सॉरी कहती है कि मैं डर गई थी तो सीधा मैंने तुम्हें ही कॉल कर दिया, मैंने कहीं तुम्हें और शिंग को डिस्टर्ब तो नहीं किया। पर ईचेन कहता है कि नहीं, वो तो बिजी है और थोड़ा सैड होता है, जिसे ऐसे देखकर शूजी उसे कहती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है उसे सपोर्ट करने पर। वो कहती है कि मैं अगर उसकी जगह पर होती तो मैं ये सब कुछ हैंडल भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ जो कि सिर्फ अपने बिलव्ड पर्सन के साथ मैरिज करके नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती हूँ। तो यूचेंग कहता है कि मैं भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ और दोनों उसके घर में जाकर बात करते हैं, जहाँ पर शूजी उसे कहती है कि तुम शिंग को प्रपोज करने वाले हो ना। इस पर वो बताता है कि आज मैंने उसे प्रपोज करने का प्लान किया था, लेकिन उसे काम की वजह से जाना पड़ा और अभी मुझे डाउट आ रहा है कि मैं उसे जो लाइफ चाहिए वो दे पाऊंगा या फिर नहीं। तो शीजू उसे कहती है कि तुम बड़ा शिंग से बात क्यों नहीं करते, तुम खुद ही यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ थोड़ा डिसाइड कर सकते हो। जो सुनकर वो हाँ बोलकर यहाँ से खुश होकर चला जाता है। अब रात को शिंग यूचेंग के घर पर आती है, क्योंकि वो लोग साथ में डिनर करने वाले थे। वो अपने साथ कुछ डिशेस भी लेकर आई हुई थी, और जब वो फ्रेश होकर आती है तो यूचेंग उसे रिंग दिखाकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन कहती है कि वो अभी ये सब नहीं कर सकती, इससे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें बैकअप प्लान की तरह यूज़ कर रही हूँ। वो उसे थोड़ा टाइम वेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिलते ही मैं तुम्हें खुद प्रपोज करूँगी, और उस रिंग को अपने पास रख लेती है। जो सुनकर यूचेंग थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। अब 2 दिन बाद हम जीजू को देखते हैं, जो कि उस आदमी के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर उस आदमी का रूममेट आता है, जो बताते हैं कि वो तो बहुत ही दिनों से यहाँ पर नहीं है, उसके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और उसका रेंट भी उसी ने पे करा है। ये सुनते ही वो ऑफिस जाकर फटाफट ये सारी चीज़ें शिंग को बताता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। जीजू उसे बताता है कि उसने फ्रॉड के लिए पुलिस के अंदर कंप्लेंट भी कर दी है, इसलिए अब शिंग फटाफट से पुलिस स्टेशन में जाती है और जीजू रूफटॉप में जाकर अपने डैड से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। जो सुनकर उनका एम्प्लॉय कहता है कि यार हम इतने अनलकी कैसे हो सकते हैं, इस टाइम पर हम ऐसे फ्रॉड पर्सन से मिले। शिया बोलती है कि अगर ऐसा ही रहा तो भला हम लोगों को पेमेंट कब मिलेगी, क्योंकि उसे अपना घर का रेंट भी पे करना था। अब जैसे शिंग ऑफिस में वापस आती है तो वहाँ उस वक्त सिर्फ शिया होती है, जो उसे पूछती है कि पुलिस ने क्या कहा। तो शिंग बताती है कि अभी उसे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो सुनकर वो बोलती है कि मैंने सुना कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, इसीलिए हमें इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा, और प्रिंटर ना होने की वजह से मैं दिन भर खाली रहती हूँ। उसे ये भी नहीं पता था कि उनके कंपनी के हालात कब तक सुधर पाएंगे,
इसीलिए वो उसे अपना रिजाइन लेटर दे देती है, जो देखकर शिंग उसे परस्यूट करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो नहीं मानती तो शिंग उसने जो अभी के लिए उतना साथ दिया उसके लिए थैंक यू बोलती है। लेकिन उसी वक्त वो एकदम से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जीजू अपना एनालॉग प्रोडक्ट हान को दिखा रहा होता है और उसे उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात कहता है। पर तभी यहाँ पर उसे श्रेया का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि शिंग बेहोश हो गई है। जो सुनकर हान भी उसके साथ हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया और उसे फीवर हुआ, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। फिलहाल वो उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहता है। जो सब सुनकर अब जब हान जा रहा होता है तो जीजू उसे बताता है कि कैसे उनके पैसे फ्रॉड में चले गए और अभी उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए शिंग की फ्रेंडशिप के कारण क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो मना करके उसे कहता है कि अगर तुम सच में उसकी केयर करते हो तो उसे डोंगयांग को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मनाओ, वरना अगर तुम इतनी सी हार्डशिप भी नहीं झेल पा रहे हो तो तुम कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे। अब जब शिंग बेहोश होती है तभी उसे ईचन कॉल करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती, जो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है कि तुम्हारे डैड के साथ किसी ने फ्रॉड किया है और हमें पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या तुमने शिंग को इसके बारे में हेल्प करने के लिए बताया? पर वो बोलता है कि वो कैसे भी पैसे अरेंज करके उन्हें भेज देगा और फ़ोन रखता है। तभी शूजी आकर उसकी बात सुन लेती है। वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, और अपना कार्ड उसे देती है ताकि वो उन पैसों से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जो लेने से पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन शूजी उसे बोलती है कि अरे तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, हम लोग क्लासमेट्स रह चुके हैं और तुम तो शिंग की बॉयफ्रेंड भी हो, इसीलिए इन्हें रख लो। जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहता है कि वो जल्दी इंटरेस्ट के साथ उसे वो पैसे वापस कर देगा। इधर शिंग को अभी तक होश नहीं आया होता। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और जीजू को घर भेजकर उसका ख्याल रखती है। थोड़ी देर बाद अब शिंग साइड होकर उठती है, जहाँ पर वो लिली को सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे पैसे भी खो दिए। पर लिली उसे ये सब के बारे में सोचने से मना करती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा तब मुझे वो पैसे वापस कर देना। फिर वो उसके लिए कुछ खाने को लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जैसे शिंग अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें ईचंग के बहुत सारे मिस कॉल्स आए हुए थे और उसने उसे मैसेज भी किया हुआ था कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे दोगी। और उसने आखिर में मैसेज किया होता है कि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, जिसे देखते ही वो उसे फटाफट से कॉल करती है और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो बताता है कि उसके डैड किसी के लिए विटनेस बने थे पैसों के लिए, पर वो पर्सन भाग गया, इसीलिए अब उसके डैड को पैसे देने पड़ रहे हैं। पर मैंने किसी फ्रेंड से पैसे लेकर वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तभी शिंग उसे बताने वाली होती है कि वो कैसे वो बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। पर ईचंग उसे बीच में ही कह देता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बिजी हो, मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फ़ोन कट कर देता है। जो सुनकर शिंग रोने लग जाती है। अब अगले दिन वो घर पर आ गई थी, जहाँ पर वो शाओमेंग को लिली से बात करते हुए सुनती है कि क्या तुम्हें नई जॉब मिल गई। ये सुनकर वो आती है उससे फ़ोन लेकर लिली से पूछती है कि क्या ये मेरी वजह से तुम्हारी जॉब गई है। पर लिली उसे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद रिज़ाइन किया है, और फ़ोन रख देती है। तभी शाओमिंग भी उसे समझा दे कि तुम चिंता मत करो, लिली को तो बहुत सारे लोग जॉब की ऑफ़र दे रहे हैं। और शिंग रेडी होकर ऑफिस के लिए चली जाती है, जहाँ पर पूरे दिन इन्वेस्टर से कॉल करके उन्हें कहते हैं कि उनका एनालॉग डिज़ाइन तैयार है और प्रिंटर के आते ही वो उन लोगों को प्रोडक्ट दिखाएंगे, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देता। तभी शुआंग आकर शिंग से कहता है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और मैं आप दोनों पर यकीन करता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है, जिसके जाते ही जीजू शिंग से फिर से डोंगयान को ऑफर कंसीडर करने के लिए कहता है, इससे हमारे प्रोडक्ट को बनाने का सपना पूरा होगा। तभी शिंग को अननोन नंबर से एक कॉल आता है जो कि युआन का था। वो उसे कल मिलने के लिए बुलाती है। अब अगले दिन ये दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं, जो चीज़ हान का असिस्टेंट भी उसे बता देता है कि शिंग युआन से मिलने के लिए आई है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हान बोलता है कि अगर वो समझदार होगी तो वो युआन को ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो सुनकर उसका असिस्टेंट बोलता है कि शिंग अभी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा नीड में है। ये सुनकर हान कहता है कि अगर ऐसी छोटी सिचुएशन की वजह से वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। वो बोलता है कि अगर शिंग ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आप सच में उसकी कंपनी खुद ही रुइन कर दोगे, क्योंकि वो जब युआन के साथ हो जाएगी तो एक तरीके से आपके अगेंस्ट होगी। जो सुनकर हान इस बारे में सोचने लग जाता है। इधर युआन शिंग को प्रेस करते हुए कहती है कि तुमने इतने जल्दी अपना एनालॉग प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, जिस चीज़ से वो काफ़ी इम्प्रेस हुई है और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ये सुनकर शिंग काफ़ी खुश होती है, लेकिन जब युआन उसे बताती है कि वो 20 मिलियन इन्वेस्ट करेगी, जिसके बदले में उसे 33% स्टॉक चाहिए, ये सुनते ही शिंग की स्माइल गायब हो जाती है और युआन उसे बोलती है कि वो अकेले इन स्टॉक को नहीं रखेगी। तो शिंग उसे यहाँ पर प्रॉमिस मांगती है कि फ्यूचर में आप जो हमारी फाउंडिंग टीम है उसको रिप्लेस नहीं करोगी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए प्रॉमिस नहीं करती और उसे कल सुबह तक रिप्लाई देने के लिए कहती है,
क्योंकि अगर वो नहीं मानेगी तो वो दूसरी कंपनीज को कंसिडर करेगी। अब रात में शिंग ऑफिस के अंदर इस बारे में ही सोच रही होती है और जीजू एंशियस होकर इसे ऑफर लेने के लिए कहता है, नहीं तो हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर शिंग उसे समझाती है कि अगर उसके पास इतने स्टॉक्स होंगे तो वो इजीली कंपनी में चेंजेस कर सकती है, और उसे दिखाती है कि कैसे युवान ने जिन भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था उसने बाद में उनकी फाउंडिंग टीम से उसे रिज़ाइन करवा दिया और न्यू टीम एस्टैब्लिश की। हमारे साथ भी यही होगा। लेकिन जीजू बोलता है कि इसको हम उस टाइम भी देख सकते हैं, पर शिंगो से बोलती है कि वो ऐसे कोई भी फैसला नहीं दे सकती और इसके बारे में सोचेगी। अब वो रूफटॉप पर जाकर स्टार्स को देखते हुए जो भी उसके फ्रेंड ये चैन या फिर हान ने उसे कंपनी फेल होने के चांसेस के बारे में बोला था उसके बारे में सोचने लग जाती है, जिसे हान नीचे से खड़ा होकर देख रहा था। अगले दिन भी अब ऑफिस में बैठकर शिंग ऑफर एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही थी, जहाँ उसके साथ जीजू भी होता है और हान भी यहीं पर इस सब के बारे में सोच रहा था कि शिंग क्या जवाब देगी। दूसरी तरफ युआन भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके बैठी हुई थी। तभी शिंग कुछ सोचकर उसे सीधा 10 बजे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद हान का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि शिंग ने युआन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर हान खुश होते ही फटाफट से शिंग से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर शिंग जब अपने ऑफिस में आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और याद करती है कि जब उसने युआन को रिजेक्ट किया तो युआन ने उससे कहा था कि मेरे से अच्छा ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम श्योर हो कि ऑफर रिजेक्ट करोगी। तो वो कहती है कि मेरा ड्रीम है जो कि मुझे इस कंपनी के लिए सपोर्ट कर रहा है और मुझे डर है कि बाद में आप मुझे इस कंपनी से रिप्लेस कर दोगी। वो कहती है कि तुम्हें पहले लोगों के केसेस देखे होंगे जिन भी कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर मैं उन्हें हेल्प नहीं करती तो वो कभी भी बिलियनियर नहीं बन पाते। बेशक से उन्हें बाद में उस कंपनी को छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का ड्रीम था वो तो पूरा हो गया ना। तो शिंग कहती है कि वो इस कंपनी में काम करते रहना चाहती है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं कर रही है, और उसे पोलाइटली रिजेक्ट करके चली जाती है। अब वो सैड होकर अपने ऑफिस में खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ वो उसे सीधा युआन के जैसा ऑफर देता है कि वो उसमें 20 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले में उसे 33% स्टॉक चाहिए और उसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस वो ये चाहता था कि वो उसे काम के बारे में रेगुलर रिपोर्ट देती रहे। जो सुनकर शिंग बोलती है कि वो उसे इतने स्टॉक्स नहीं दे सकती और अगर तुम इससे कम करो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। जो सुनकर हान कहता है कि मैं तुम्हें क्या एंजल इन्वेस्टर लगता हूँ। तो शिंग कहती है कि युआन ने मुझे यही टर्म्स दिए थे तो मैं उसका भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन हान बोलता है कि तुमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है वो अपने पहले कंपनी की डेटा की हेल्प से बनाया है, तो आगे क्या करोगे? और अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी तो मैं तुम्हें डोंगियन मेडिकल और डॉक्टर क्लाउड का सपोर्ट मिलेगा। जिस पर शिंगो से कहती है कि दूसरे इन्वेस्टर थोड़ी इतने अच्छे होते हैं, तुम्हें तो देख कर ही ऐसा लगता है कि तुम्हें अप्रोच करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हान कहता है कि ये सच नहीं है, लेकिन तुम्हारी कंपनी के ब्राइट फ्यूचर के सामने मैटर नहीं करता। तो शिंगो से बोलती है कि आगे तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि मोस्टली कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा और तुम टीम को कभी भी चेंज नहीं करोगे। तो हान एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम मुझे हर एक काम का रिपोर्ट दोगी और 2 साल तक मेरे पास सर्विलेंस का पावर रहेगा, जिसकी इन टर्म्स को शिंग एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों हैंडशेक करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान बोर्ड मेंबर मिस ही से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने लास्ट टाइम उसे सपोर्ट किया था, जिस चीज़ के लिए वो उसे थैंक यू बोलता है, जहाँ पर वो उसे ये भी बोलती है कि वो एग्री करती है उसके आइडिया से। तो हान उसे कल मीटिंग में शिंग की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिस चीज़ के लिए वो उसे अपने कंसर्न बताती है कि उस कंपनी में अभी ज़्यादा टेक्निकल लोग भी नहीं हैं और शिंग को इस सब में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, तो ये रिस्की हो सकता है। पर हान उसे बताता है कि अभी जो डॉक्टर क्लाउड में प्रॉब्लम आ गई थी हॉस्पिटल के अंदर, उसको भी शिंग ने ही सॉल्व किया था। यहाँ तक कि वो जो बे प्रोजेक्ट है उस पर भी वही काम कर रही थी और यान भी उसकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन शिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर मिस ही कहती है कि सच में उसके अंदर कोई ना कोई बात तो होगी, इसलिए वो कल उसे सपोर्ट करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में अब युआन एक इन्वेस्टर के साथ ऑफिस में बात कर रही होती है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि कैसे हान ने सभी लोगों को शिंगचैंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। ये सुनकर युआन उसे एश्योरेंस करते हुए कहती है कि वो परेशान ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि शिंगचैंग कंपनी के थ्रू ही वो लोग हान को नीचे लेकर आ पाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि यूचिंग अपने होम टाउन से वापस आता है, तो शिंग उसे एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए जाती है और उसने जो शिंग को रिंग दी हुई थी वो भी उसने पहन ली होती है। वो उसे दिखाती है और बताती है कि उन्हें इन्वेस्टर मिल गया है और आज वो एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। जो सुनकर यीचेन उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। ये सुनकर शिंगो से बोलती है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, पर वो मना करने लग जाता है। वो बोलता है कि अभी उसे कुछ काम है और वो उसे वीकेंड पर मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उसे घर तक छोड़ने के लिए जाती है। जिसके बाद वो हान के पास जाती है, जहाँ उसके असिस्टेंट की डेस्क पर वो एक विजडम मेडिसिन की सेमिनार का इन्विटेशन देखती है। फिर वो हान के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर खुश होता है। शिंग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम एग्रीमेंट को पढ़ोगी नहीं, पर वो बोलती है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए मुझे आप पर ट्रस्ट है।
तभी यहाँ पर वो उसकी उंगली के अंदर रिंग देख लेता है और सैड हो जाता है। अब शिंग जाने से पहले उसे यहाँ पर विजडम मेडिसिन का इन्विटेशन के बारे में पूछती है कि क्या उसे वो मिल सकता है। तो हान उसे बोलता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, जो सुनकर वो खुश होकर उसे बाय बोलकर चली जाती है और हान सैड होकर यहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है। शाम को अब जब हान काम कर रहा था तभी जैंग उसके ऑफिस में आती है। वो उसे प्रपोजल दिखाकर बोलती है कि बे ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है अगर टाउन में जाए तो। जो सुनकर शिंग ने उसे शिंटियान विलेज में जो बोला था उसे याद आता है। तभी जैंग उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने क्लासमेट शिंग की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो हान कहता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैं फ्रेंडशिप की वजह से नहीं करता, चाहे वो तुम्हारी कंपनी हो या फिर शिंग की। जो सुनकर जैंग बोलने लग जाते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करेंगे। तभी हान उसे बोलता है कि उसे कुछ काम करना है, इसीलिए अब जैंग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब जब जीजू, शिंग और शुआंग ऑफिस के अंदर होते हैं तभी हान ने जो उनकी कंपनी में पहला इन्वेस्टमेंट भेजा होता है 6 मिलियन का, वो उन लोगों को मिल जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करें। तभी शिंग हान को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक टेक्स्ट भेजती है कि उन्हें पैसे रिसीव हो गए हैं। तभी हान उसे विजडम मेडिसिन का इन्विटेशन भी भेज देता है, जिससे वो और ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे अब और रिसोर्सेज और लोगों से मिलने का चांस मिलेगा। ये चीज़ वो यी चेंग को भी मैसेज करके बताती है कि वो लोग अब वीकेंड पर सेलिब्रेट करते हैं। फिर जब जीजू और शुआंग घर पर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर लिली आती है और शिंग के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताता है कि वो इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद कुछ काम के लिए चली गई है। असल में लिली यहाँ पर उनके लिए कुछ मेडिकल डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी, जो कि उसे अपने क्लाइंट से मिली थी। इसलिए वो पेन ड्राइव उन्हें देकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और जा रही होती है। पर तभी जीजू उससे मूवी देखने के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना करके चली जाती है। जो देखकर शुआंग उससे कहता है कि तुम्हें उसे चेस कर रहे हो ना, जिस पर वो हंसकर हाँ कहता है। यहाँ से अब हम वापस से लिली को देखते हैं, जो कि बार में बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। तभी शाओ वहाँ पर आ जाता है। लिली कहती है कि क्या कोइंसिडेंस से हम फिर से मिल गए, पर वो बोलता है कि नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जिसके बाद हम इन दोनों को वापस से नाइट स्पेंड करता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ शिंग यी चेंग को कैसे प्रपोज करना है उसके लिए प्रपोजल बना रही थी। तभी यी चेंग वहाँ पर आ जाता है। आज घर के अंदर शिंग अकेली थी, इसलिए वो उसके लिए डिनर बनाता है और दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। जहाँ शिंग उसे बताती है कि कल वो एक बहुत ही बड़े प्रोग्राम में जा रही है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारे बड़े लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। जहाँ पर यी चेंग थोड़ा सा सैड होता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हारा फ्यूचर आगे बहुत ही ब्राइट होने वाला है, इसलिए तुम्हें अब अच्छे से अपना ध्यान भी रखना होगा। जिसका बिहेवियर यहाँ पर काफ़ी अजीब लग रहा था। वो शिंग को प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वो आगे अच्छे से खाना खाएगी और वो खुश होकर हाँ बोलती है। अब खाना खाने के बाद वो प्रपोजल कंप्लीट करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और ये दोनों साथ में मूवी देखते हैं, जहाँ पर वो उससे कहती है कि मेरा काम होने के बाद हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए चलेंगे, पर वो उसे फिलहाल मूवी देखने पर फोकस करने के लिए कहता है। अब मूवी देखते हुए शिंग उससे कहती है कि हम जब ओल्ड हो जाएंगे तो ऐसी ही जगह पर जाकर रहेंगे, और तुम्हें याद है कि हमने पहले सोचा था कि हम एक गेस्ट हाउस खोलेंगे। जो सुनकर यी चेंग सैड होकर बोलता है कि तुमने कहा था कि मैं बहुत ही अच्छा कुक हूँ तो खाना भी बनाऊंगा और तुम वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बनोगी। हम दोनों एक साथ जहाँ पर चाहे वहाँ पर घूम सकेंगे, पर अगर हम सच में वैसी लाइफ जिए तो कितना अच्छा होगा ना। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें बाहर आती हैं, लेकिन जब वो देखता है तो शिंग तो सो गई थी, इसीलिए वो उसे लटाकर लाइट्स वगैरह बंद कर देता है और उसका लैपटॉप देखता है, जिसमें उसने उसको प्रपोज करने के लिए पीपीटी बनाई हुई थी कि वो उसे कैसे प्रपोज करेगी। जो देखकर वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। अब अगले दिन शिंग रेडी होती है अपने समिट में जाने के लिए और यी चेंग ने जो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था उसे खा रही थी। तभी कैब ड्राइवर को उसे कॉल आता है और वो उसे जल्दी आने के लिए कहता है, इसीलिए अब शिंग जाने लग जाती है। वो यी चेंग को स्माइल करते हुए बोलती है कि आज वो जल्दी आ जाएगी, पर जैसे ही वो जाने वाली थी तभी वो उसे ब्रेकअप की बात कह देता है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो ये क्यों बोल रहा है, लेकिन तभी उसे ड्राइवर का फिर से कॉल आ जाता है। इस बार वो उसे चिल्लाकर उसका वेट करने के लिए कहती है और यी चेंग पर चिल्लाती है कि कहीं ये मजाक तो नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तो शिंग गुस्से में रिंग निकाल कर टेबल पर रख देती है और उसे फिर से सोचने के लिए कहकर चली जाती है। अब शिंग टैक्सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है ब्रेकअप की बात सुनकर, और इधर यी चेंग भी उस रिंग को देखकर सैड था। अब शिंग जैसे ही समिट के लिए पहुंचती है तो टैक्सी में वापस से अपना मेकअप ठीक करती है, जो कि रोने की वजह से खराब हो गया था। वो अंदर जाकर फिर सीट पर बैठ जाती है, जिसे हान तिंग दूर से देख रहा था क्योंकि वो उसी के आने का वेट कर रहा था। वहीं यी चेंग शिंग के घर से अपना सारा सामान और वो रिंग लेकर चला जाता है। यहाँ शिंग समिट के टाइम पर बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। तभी हान उसे मिलाने के लिए किसी मिस्टर शेंग को लेकर आता है ताकि वो अपने कनेक्शन बना सके। जहाँ वो उनसे अच्छे से बात करती है, लेकिन अपनी फ़ोन की तरफ ही देखे जा रही थी। उसी वक्त वहाँ पर जैंग भी आ जाती है और उसे फ़ोन की तरफ ना देखकर मिस्टर शेंग की तरफ ध्यान देने के लिए कहती है, जो देखकर हान उन दोनों को वीचैट में ऐड करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं।
हैं। अब जब ये सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे तभी शिंग फोन को देखकर सैड हो रही थी क्योंकि यूचेंग का उसे अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया था, जो देखकर ज़ांग दी उसे टॉन मारने की कोशिश करती है लेकिन शिंग उसे अच्छा जवाब देती है। फिर मिस्टर शेंग तो अब अपनी स्पीच प्रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर हान उसे बाहर बात करने के लिए बुलाता है। वो उसे पूछता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। पर शिंग बोलने लग जाती है कि नहीं वो ठीक है और शायद उसने ठीक से खाया नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर हान यहाँ पर उसके हाथों को नोटिस करता है कि अब उसके हाथ में वो रिंग नहीं थी, इसीलिए वो उसे अपना मूड एडजस्ट करने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है। और शिंग अपने आप को यहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है जिसे अंदर से हान देख रहा था। तभी उसके पास ज़ांग आ जाती है जिसे वो बोलता है कि तुम्हें इतना कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ांग यहाँ पर भोला सा चेहरा बनाकर कहती है कि मैं तो बस उसे अपनी कंपनी की फॉर्मर एम्प्लॉय होने की वजह से एडवाइस दे रही थी। तो हान उसे कहता है कि वो उससे अच्छे से एडवाइस देगा, जो सुनकर ज़ांग बोलती है कि अगर ऐसा है तो शिंग को बहुत ही अच्छे से काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये बोलकर चली जाती है। तभी हान को लू का मैसेज आता है कि उसने बार सेटअप कर लिया और वो उसे देखने के लिए आ सकता है। अब समिट के ख़त्म होने के बाद हान अपनी कार में शिंग को घर छोड़ता है, जहाँ घर में जाकर वो उन लोगों की सुबह जो बात हुई थी उसे याद करती है और रूम में जाकर उनके हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लग जाती है। पर अब क्योंकि ईचन अपना सारा सामान वहाँ से लेकर चला गया था इसलिए वो सीधा अब उसके अपार्टमेंट के सामने पहुँच जाती है। वो उसे कॉल करके दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो उसे स्माइल करके हान के साथ जो एग्रीमेंट किया था वो दिखाती है और अपनी कंपनी की फर्स्ट पेमेंट भी दिखाती है। वो कहती है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उनकी कंपनी भी राइट ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन ईचंग उसे सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। वो उसके घर में अब सब कुछ चेक करने लगती है कि कहीं किसी लड़की की वजह से तो वो ये सब नहीं कर रहा, पर उसे वहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिलता। ईचंग उसे बोलता है कि उसकी लाइफ में उसके अलावा और कोई भी लड़की नहीं है, जो सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाती है और रोने लगती है। फिर वो उसे पास जाकर उसे हक करता है, जहाँ शिंग उसे मारते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए वेट नहीं कर सकते, मैं अपनी सक्सेस के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। लेकिन वो मना करके कहता है कि जब तुम काम कर रही थी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ तुम्हें कंफर्ट कर रहा था। जो सुनकर शिंग कहती कि मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, पर वो कहता है कि लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो उसे यहाँ पर ये भी बता देता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल देख लिया था लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ अपने पार्टनर के साथ और तुम अपनी वैल्यू बनाना चाहती हूँ, इसलिए अब हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। वो उसे विश करता है कि वो सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जिए। जो सुनकर शिंग सैड हो जाती है और अपने ब्रेकअप की बात को एक्सेप्ट करके वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद ईचन भी उनके साथ वाली मेमोरीज का सारा सामान एक ड्रॉअर के अंदर लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम हान को कुकिंग करता हुआ देखते हैं, जब वो बहुत ही अच्छे से सी फूड बना रहा था। जिस बीच उसे बार बार लू का मैसेज भी आ रहा था कि वो कब आने वाला है। तभी वहाँ पर शाओ आकर देखता है कि उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। वो उससे पूछता है कि जब तुम किसी ट्रबल में होते हो तभी खाना बनाते हो, तो आज इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिश क्यों बनाई है? क्या शिंग ने तुम्हें अपनी वेडिंग का इन्विटेशन भेजा है? पर हान बिना उसकी तरफ देखे अपनी डिश को सर्व करते हुए बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। ये सुनते ही शाओ कहता है कि अरे फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसके पास जाओ ना, उसको अभी सबसे ज़्यादा कंफर्ट चाहिए होगा, इसे तुम्हें अच्छा चांस मिलेगा। पर हान कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसे कुछ काम में बोलकर उसे डिश खाने के लिए देकर चला जाता है और शाओ उसके हाथ का खाना खाते हुए कहता है कि ये कितनी पिटी की बात है कि ये बंदा एक शेफ़ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। जिसके बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि एक बार के अंदर जाकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर हान आ जाता है क्योंकि असल में ये लू का बार था। वो शिंग को देखकर उसके थोड़ा पास में ही जाकर बैठ जाता है और उसे देखता रहता है। तभी उसके सामने लू आकर उसे बताता है कि आओ मैं तुम्हें बाहर दिखाता हूँ। लेकिन हान तो सिर्फ शिंग की तरफ ही देखे जा रहा था, जिसे देखकर लू बताता है कि ये तो 1 घंटे से यहाँ पर अकेले ड्रिंक किए जा रही है। तभी ड्रिंक करते करते शिंग नीचे स्लिप हो जाती है, लेकिन फिर से वो उठती है और एक और ड्रिंक मांगती है। और वो जैसे ही दोबारा गिरने वाली थी तभी हान उसको आकर अपनी गोद में उठा लेता है और उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो वो हंसकर कहती है कि अरे तुम तो हान तिंग हो, चलो मैं साथ में ड्रिंक करते हैं। लेकिन वो उसे उठाकर सीधा अपनी कार में लेकर जाता है घर छोड़ने के लिए, जहाँ लू भी इन लोगों के साथ में ही जाता है। कार के अंदर शिंग कभी इधर से उधर टर्न हो रही थी और जैसे वो विंडो पर अपना सर रखने वाली थी तभी हान उसके बीच में अपना हाथ रख लेता है ताकि उसके सर में लगे ना, और फिर उसके सर के नीचे अपना कोट लगा देता है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि उसे शिंग का घर एग्जैक्टली कहाँ पर है ये तो नहीं पता। तो हान लो से उसकी फ्रेंड से पूछने के लिए कहता है, इसलिए वो शूजी को कॉल लगाता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती। तो वो शाओमिंग को ही मैसेज करता है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी।
लेकिन उसे पता चलता है कि उसने तो उसे ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वो अपने दूसरे अकाउंट से उसे मैसेज करता है और उसे बताता है कि उसकी रूममेट उसके साथ है, वो उसे जल्दी से मैसेज करे। जिस बीच शिंग हान के ऊपर अपना सर रखकर रेस्ट करने लग जाती है, जिससे वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। तभी शाओमेंग भी लो को एड्रेस भेज देती है और जैसे ही वो टर्न करता है तो उन लोगों को एक साथ देखता है, लेकिन हान उसे सीधा बैठने के लिए बोलता है, जिन्हें इस तरीके से देखकर लो भी स्माइल कर रहा था कि हान शिंग की कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है। फिर हान शिंग को उसके ब्लेजर से कवर कर देता है, लेकिन शिंग फिर से उठकर अपना सर उसके शोल्डर पर रख देती है। अब ये लोग किसी तरीके से उसके घर पहुंचकर फटाफट से उसे काउच पर ले जाकर सुला देते हैं। ये लोग शाओमेंग को उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर जा ही रहे थे, पर शिंग यहाँ पर हान का पैर पकड़ लेती है, जिसे देखकर हान मैंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में है नहीं है, पर वो कहती है कि नहीं, मैं अभी मार्केट से खरीद कर लेकर आती हूँ। जो देखकर लो बोलता है कि अभी काफ़ी लेट हो गया है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। ये बोलकर दोनों चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद शिंग और हान दोनों एक घर के अंदर अकेले थे, जहाँ पर शिंग तो बिल्कुल उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उसे पानी पीना था तो वो उसे पानी पिलाता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया था, इसीलिए वो ऐसी पोजीशन में किस तरीके से टिश्यू का पैकेट निकालता है और उससे उसको साफ कर देता है। लेकिन अब शिंग को ठंड लग रही थी। तभी हान डाइनिंग टेबल पर शिंग का कोट रखा हुआ देखता है, जिसे वो किस तरीके से अम्ब्रेला की मदद से उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि शिंग ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था। लेकिन बेचारा बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं उठा पाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।